हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सरजीत एक बार फिर से आप लोगों के सामने जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो उसी का जो शीर्षक जीएस पेपर 2 होता है और उसकी मैथ्स की सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेके आया। जैसे कि मैंने पिछले बार भी आपको यूपीएससी ईपीएफओ का हुआ था तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर था, क्योंकि थोड़ा सा वो आपको दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन जरूर था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा सेशन है। और मैंने आपको सबसे पहले लाइव इवेंट के बारे में बताया था, लेकिन लाइव इवेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि अगल बगल में बहुत सी ज़्यादा जो वो साउंड हो रही है। अभी भी आपको थोड़ी सी साउंड सुनाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है यदि यदि क्या किया जाए, यहाँ पे 3 के पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाता है तो कहता है शेषफल क्या होगा। यानी ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमसे पूछा है रिमाइंडर कितने होंगे। यानी रिमाइंडर को थोड़ा का बहुत ही आसान क्वेश्चन है रिमाइंडर। देखिए जब भी किसी नंबर को क्या बोलता है 10 से डिवाइड करने के लिए, अगर 10 से डिवाइड करने का बोलता है इसका मतलब हमसे पूछता है भैया बता दो यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट क्या होगा। बस अब देखिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर पे जो भी है उसके पावर पर जो भी है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग पावर एज्यूम कर लेते हैं। यानी 2000 कितना है, 19 है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2019 को ही डिवाइड करने लग जाते हैं। इतना भी नहीं करना है, क्या है यहाँ पर 4 से डिवाइड करने का है ना। अब देखिए 4 से डिवाइड करने का, 4 को यदि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट ही हमको देखना है। पावर का ओनली और ओनली कितने डिजिट दिखने हैं, 2 डिजिट ही मुझे देखने हैं। तो बताइए यहाँ पे 2 डिजिट कितने हैं, 19 है। यानी हम लोग को क्या करना है, 19 को 4 से डिवाइड करना है, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएंगे वो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे भैया, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएंगे। यानी 3 आ जाएंगे। अब जो हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन बना वो क्या बना, हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन बन गया 3 टू दी पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। तो 3 के पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों दिए थे। हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, सो आप लोग आराम से एक बार पढ़िएगा। हालांकि मैंने क्या किया था, अपने एफबी पे इस क्वेश्चन को पहले पोस्ट कर दिया था। तो आई होप कि आप लोग इसे पढ़ भी लिए होंगे और बनाने की कोशिश भी किए होंगे। मैं हिंदी डायरेक्ट पढ़ा हूँ। क्या कहता है, कोई व्यक्ति है एक्स जो क्या करता है ए स्थान से क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, ए स्थान से चलना प्रारंभ करता है। और व्यक्ति वाई जो है वो बी से उसी समय चलना प्रारंभ करता है। और क्या कहता है, जो दोनों जो है वो दोनों के स्थान के बीच की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। कितने हैं, 15 किलोमीटर है। कहता है एक्स जो यानी पहला बंदा जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है ना। और कहता है वाई जो है पहले घंटे चलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे घंटे क्या करता है 1.25, और फिर क्या होता है तीसरे घंटे 1.15, और इसी प्रकार से मतलब वो चलते रहता है। तो कहता है इसी प्रकार वो आगे भी चलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए क्या किया है, आपको दो यहाँ पर दे दिया है। पहला दिया है क्या, उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। सही है कि नहीं है। अब हम लोग चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब देखिए क्या बोला, यानी देखिए इधर से अगर मैं कहता हूं 2 स्थान दिया हुआ है, ठीक ना। 2 स्थान के बीच का आपको डिस्टेंस दे दिया कितना है, 15 किलोमीटर। इधर से x जा रहा है, इधर से y, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, अब कहता है जो x जो बंदा है, यानी यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है। x जो है वो स्थान a से चल रहा है, यहाँ पे a स्थान होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर b होगा। कहता है x जो है वो क्या करता है, x जो है वो अपनी समान स्पीड से चलता है, यानी 1111 से ही चल रहा है, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद y जो है पहले आवर्स में क्या करता है, वो 1.25 किलोमीटर चलता है, 1.25 किलोमीटर।
दूसरे घंटे में क्या करता है वो 0.25 से इंक्रीज कर देता है अपना स्पीड, यानी 1.25 हो जाता है, फिर 1.25 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही चलता है। अच्छा क्या करता है, उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। अच्छा 5 घंटे का समय लगता है तो हम क्यों ना ऐसा ही काम करें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कब ये मिल रहे हैं ना, तो मैं ना 5 ही बना रहा हूँ, मैं 5 घंटे ही दोनों को चला रहा हूँ, क्या सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है हमको वहां पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मैंने क्या किया 5 घंटे बना लिए। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी यह 1.25 से चलेगा और 1.25 से चलेगा, लेकिन क्या कहता है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है, ये कहता है कि वो क्या करता है प्रत्येक घंटा जो है ना, प्रत्येक घंटा वो 0.25 से अपना स्पीड बढ़ा लेता है, 0.25 से क्या करता है स्पीड बढ़ा लेता है। यानी फर्स्ट आवर में तो ये कुछ नहीं बढ़ाएगा, दूसरे घंटे में क्या करेगा 0.25 बढ़ा देगा, तीसरे घंटे में क्या करेगा 0.5 बढ़ा देगा, और इसमें क्या करेगा वो, इसमें वो 0.75 बढ़ा देगा। ऐसे ही बढ़ाते चलेगा, और इसमें क्या करेगा, इसमें वो 1 से अपना स्पीड बढ़ा देगा, यही करेगा, यही ना कर रहा है। अच्छा भाई पहले घंटे में 1 से चलता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख डाला, यानी पहले घंटे में वो क्या कर रहा है 1 से ही चल रहा है, और ये 1.25 से चल रहा है, मैंने उल्टा कर दिया, यानी ये क्या चल रहा है, ये 1.5 से चल रहा है, 1.5 से चल रहा है, एक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे कितने बार चलेंगे, ये 5 घंटे तक चलेंगे, कितने घंटे तक 5 घंटे तक। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना ये 5 घंटे में कुल कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो 1.5 गुना 5, 1.5 गुना 5 कितना होता है 7.5 होता है, यानी 7.5 किलोमीटर, यानी आधा दूरी लगभग ये तय कर लिया है 5 घंटे में। अब 5 घंटे में वाई की यदि हम लोग बात करें तो वाई फर्स्ट आवर में तो 1 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड आवर में क्या करेगा वो 1 प्लस का वो अपना स्पीड बढ़ा देता है कितने 0.25 से। इसी प्रकार ये चलते चलते 5 बार चलेगा, तो ऐसा हम बोले 5 तो होगा ही होगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पर यह 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा, और यहाँ पर 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा, और यहाँ पर क्या करेगा यह अपनी स्पीड 1 से बढ़ा देगा। तो कुल यदि हम लोग बात करें ये 5 हो गए, और यहाँ से ये 1 हो गए, 5 और 1, और ये 1 2 हो गए, यानी 2.5 बढ़ा देगा, यानी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि 1 घंटा ही चल रहा है, और इसकी स्पीड 1 घंटा में स्पीड जो है क्या है पर आवर की स्पीड इसकी है, ठीक ना, इसका स्पीड क्या है पर आवर की, तो 1 घंटे में जितना वो उसकी स्पीड होगी उतना ही क्या हो जाएगा उसका उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। यानी ये भी कितना चल रहा है, ये बंदा भी 7.5 किलोमीटर ही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 घंटा में वो भी 7.5, वो भी 7.5, तो भैया रास्ता में क्या हुआ वो दोनों मिल गए, दोनों क्या हुआ मिल गए। यानी यहाँ से हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो मेरा ट्रू जा रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या जा रहा है ट्रू जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीच में मिलेंगे, यानी स्थान ए है और बी है इसके बीच में मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कितना चला है, ये भी यहाँ पे 7.5 चला है, और ये बंदा y भी क्या किया यहाँ पर 7.5 चला है, यानी दूसरा भी क्या है मेरा सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो गया। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा 1 और 2 बोथ ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको चाहे तो, क्योंकि मैंने देखा जितने भी लोग करवाए ना सारे बोलते हैं ऑप्शन से क्या करो पुट कर दो, बाकी हम लोग ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन से तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट इसका हो सकता है। क्या कहता है दी नंबर 3798125P369 ये क्या है 7 से डिविजिबल है, तो कहता है P का वैल्यू क्या होगा, यानी जो अननोन जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तो है क्या जो कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, और 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है 3 का बंडल बनाइए, कितने का 3 का बंडल बनाइए, ऑड इवन पैलेस को, यानी ऑड पैलेस को पहले जोड़िए फिर इवन पैलेस को जोड़िए, यानी इवन वाला बंडल जो बना फिर ऑड वाला जो बंडल बना उसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए, वही क्या हो जाता है वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो पहला तो ये है कि आप ऑप्शन से पुट कीजिएगा, ऑप्शन से पुट कीजिएगा, मैं कहता हूं डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना 6 पुट कीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसका जो बेसिक, क्योंकि हो सकता है इससे भी कुछ बढ़ चढ़ के क्वेश्चन कुछ आ जाए,
तो हम लोग उसकी भी रणनीति पहले ही बना लेते हैं। मैंने क्या बताया, 3-3 का आप ग्रुप बना लो, 3-3 का क्या करो ग्रुप बना लो, 3-3 का क्या करो ग्रुप बना लो। चलिए, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप बने हैं, देखिए ये बना और ये बना, दो टाइप के बने। मैंने क्या बोला, ऑड को एक साथ, इवन को एक साथ, यानी ऑड ग्रुप वाले को एक साथ लिख लो। यानी ऑड ग्रुप यानी बोले कि 3, 6, 9 हो गए, और दूसरा क्या हो गया 9, 8, 1, 9, 8, 1 हो गए। दूसरी ग्रुप की यदि हम लोग बात करते हैं, दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारा, 1 नहीं है, 2, 5 है और P है। अच्छा, 25P को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 250 प्लस P, यानी इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, 250 प्लस का P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 250। हाँ, 250P हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद 37 है, उसके बाद जो हमारा क्या है 37 है। इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ ऐड करके दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है, दोनों को माइनस कर। अच्छा देखिए, इतना बंडल को ऐड कीजिए, या फिर जैसे कि मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी में भी क्या बताया, आप बंडल बना के बंडल को ही डिवाइड करके ऐड कर लीजिए ना। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर बंडल बना लिए हैं, तो बंडल को ही किससे करना है, 7 से करना है। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो बताइए, 7 से यदि हम लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 7 से यदि हम लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आप लोग जरा बता दीजिए रिमाइंडर कितना जाएगा। तो इसको अगर यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए रिमाइंडर कितना जाएगा। तो कहीं इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 7 5 35 होगा, 1 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा कितना हमारे पास, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 7 5 35, 35 1 19, 19 7 दूनी 14, सॉरी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया। फिर अब इसको भी 7 से करेंगे, 2 28 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को ही ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया, 6। यानी इधर वाले का, इस जो मैंने दो ग्रुप बनाया, पहले ग्रुप का रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया। अब दूसरे ग्रुप के रिमाइंडर की मैं बात करता हूँ। यदि मैं इसको 7 से अगर मैं करता हूं, तो आपको पता है 7 या 21 हो जाएगा, बचे कितना 40, 7 5 35, यानी ये जो बचेगा मेरा क्या बचेगा, 5 प्लस का P बचेगा। इतना क्लियर है। अच्छा, इसको यदि हम लोग करते हैं, तो पता है 7 5 35, तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको भी यदि हम लोग ऐड कर लें, तो 7 प्लस का P हो जाएगा, 7 प्लस का P। अगर मैं फिर से यदि इसको डिवाइड करूं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या, 7 तो 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे 7 से कहता है डिवाइड होना चाहिए ना। तो 7 से पहले ही डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने 7 से कर दिया, ये तो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर जो होगा 0 हो जाएगा। और ये ओनली क्या बचा, P, यानी ये इस वाले ग्रुप में क्या बचा, ओनली और ओनली P बचा। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, ऑड पहले और इवन, ये वाला था, ये तो प्लस ग्रुप वाला बंदा था, और ये क्या था, माइनस ग्रुप वाला बंदा था। अब देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं 6 माइनस P जो होगा, वो या तो 0 होगा, या तो 7 होगा, या तो 14 होगा, या ऐसे ही ऐसे चलते चलते ये कोई ना कहीं ना 7K का मल्टीपल होगा, 7K का क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ही देखें, क्योंकि यहाँ पे P का डिफरेंट वैल्यू नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर बताइए क्या P का वैल्यू पुट किया जाए, ताकि मुझे 0 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 14 आ जाए। तो आप कह सकते हैं, यदि हम लोग P का यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दे, 6 डाल दे, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको भविष्य में कहीं देखने को मिलते हैं, तो इसकी रणनीति ये होनी चाहिए, ठीक ना। क्योंकि सारे टीचर्स जो भी है मैंने देखा है, सारे लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट बोले हैं जो कि क्या करो, वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन से। भाई थोड़ा सा बता भी दो, बच्चे लोग हैं। अब देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कुछ धनराशि ए बी और सी के बीच में पी क्यू आर के अनुपात में बांटा गया है, ठीक ना। तो कहता है विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए है, ए है बंदा है, बी है, और कौन सा है, सी है। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया, ठीक ना। अब क्या कहता है, यदि P Q प्लस R से अधिक हो, यानी P जो होगा वो क्या होगा, Q प्लस R से, P जो है क्या है, Q प्लस R से अधिक है, तो A अधिकतम अंक होगा, यानी ये जो है बंदा ज्यादा है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, और इसी के साथ एक और स्टेटमेंट डाल दिया, जब यदि ऐसा होगा तो कहता है एक जो है वो अधिकतम होगा। डिफरेंस सी बात है,
पी अकेला देखिए इस दोनों के सम से ज्यादा है, इस दोनों के, यानी बंदा बी और सी, मान लेते हैं कोई धन राशि, अगर मान लेते हैं 10 20 या 50 कुछ भी, जैसे मैं कहता हूँ 100 रुपए अगर पी के पास होते हैं और दोनों को मिला के 100 से कम रुपए हैं, तो भैया ए के पास कितने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है ए के पास जो भी होगा वो क्या होगा, 100 रुपए होगा, और बंदे बी और सी के पास 100 से तो कम ही है। यानी मैंने क्या बताया, यहाँ पर यदि हम लोग 100 ले लेते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या 100 से कम होगा, यानी 99 मान लेते हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा कौन है? भैया अकेला ए ही है ना, अकेला ए ही है, तो क्या हो जाएगा, पहला तो ये ट्रू हो गया, पहला जो मेरा कथन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है आर, यानी आर के बारे में बोल रहा है, आर यहाँ पर है, ठीक ना, आर के बारे में बोल, आर पी प्लस क्यू से कम हो, पी प्लस क्यू से, यानी आर जो है कम है किससे, पी प्लस क्यू से, स्मॉल क्यू है कोई बात नहीं, आर जो पी प्लस क्यू, तो सी न्यूनतम अंक मिल सकता है, यानी सी को न्यूनतम अंक मिल सकता है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर सी को ही पुट करते हैं ना, क्यों, ए प्लस बी। अब ये थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, क्या कहता है, सी जो है ना ए प्लस बी से, अच्छा बताइए क्या मुझे ये पता है इस दोनों में से क्या, मैं कहता हूं आप मुझे ये बता दो, 3 4 और मैं 5 लेता हूं, 3 4 और 5 में लेता हूं, आप बताओ, यही मैं कहता हूं, यहाँ पर ये बंदा ये है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप देखो यहाँ पर 5 जो है वो क्या 7 से छोटा है, हाँ, लेकिन क्या सबसे छोटा यही है? नहीं है, यानी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यानी ये कहना मेरा सही नहीं है, ठीक ना, ये कहना सही नहीं है, तो इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा वो क्या होगा, ओनली और ओनली 1 इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, एक वृत्तारेख, यानी ऊपर में क्या कहता है, पाई डायग्राम, वृत्तारेख मतलब क्या होता है, पाई डायग्राम, पाई डायग्राम क्या होता है, आप लोग डीआई बनाते हैं देखते हैं, गोला वाला जो रहता है ना, सेंट्रल एंगल वगैरह, वही क्या होता है, पाई डायग्राम होता है, ठीक है। कहता है मानव शरीर में प्रोटीन, जल तथा अन्य जो शुष्क तत्व हैं उनके प्रतिशत को वो दर्शाता है, यानी ये जो पाई जो डायग्राम है ये क्या दिखाता है, यानी इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह जो है ना उसको ये दर्शाता है, ठीक ना, ठीक। कहता है यदि दिया गया कि प्रोटीन 16% है, प्रोटीन कितना है, हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो कितना है हमारे पास, वो 16% है, सही है, बहुत अच्छी बात, तथा जल 70%, यानी वाटर कितना है, 70% है, वाटर हमारा 70%। क्या कहता है यदि प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्व दोनों मिलाकर P%, तो अदर क्या होगा, अदर कितना, 70% यहाँ हो गया, 16% इधर हो गया, यानी कितना 86%, यानी कितना रिमाइंडर जो अदर जो होंगे वो कितने होंगे, 14% में होंगे। अब क्या कहता है इस दोनों को यदि हम लोग मिला देते हैं, यानी किसको, हम लोग प्रोटीन को और अदर एलिमेंट्स को यदि हम लोग मिला देते हैं तो वो P% के बराबर हो जाता है, यानी ये जो है किसके बराबर है, ये जो है हमारे पास ये P% के बराबर है, किसके बराबर है, P% के बराबर है। तो कहता है तो वृत्तारेख को निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड के सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, तो भैया सेंट्रल एंगल ये दोनों कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत है, तो 16%, यानी हम ऐसा कर सकते हैं ना, 70 जब वाटर है तो अदर क्या होगा, 30% होगा, हमको ये नहीं करना है, 30% का सेंट्रल एंगल कितना होगा, आपको पता है 100% बराबर 360 डिग्री है ना, तो 30% बराबर कितना, 360 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करके इसको 30 से ये कर दीजिए, कितना हो जाएगा 108 डिग्री, 36 गुना 3 कितना होता है, 108 होता है, तो ये सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 1 जनवरी 2021 से वर्ष के एमवे दिन पेट्रोल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में कितना है, 80 प्लस 0.19 m है, 0.19 m है, ठीक ना। कहता है जहां m इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 100 तक चलता है, ठीक ना, उसके पश्चात क्या होता है, वो अचर हो जाता है, यानी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दिन था 2021 का पहले जनवरी से वो स्टार्ट हुआ था दिन, ठीक ना। अब क्या कहता है उस दिन से वो स्टार्ट चलते रहा, पहले दिन m का वैल्यू 1 होगा, दूसरे दिन कितना 2, तीसरे दिन कितना 3, चौथे दिन 4, ऐसे ही चलते रहेगा और लास्ट तक कहां तक जाएगा, 100वां दिन जाएगा तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, लेकिन बोला उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं
तो वो क्या अचर हो जाता है। अचर का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स यदि 100वें दिन के बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं 100वें दिन के, तो भी मुझे क्या एम का वैल्यू 100 लेना है। 105वां दिन होगा तो भी एम का वैल्यू 100 लेना है। 110वां दिन होगा तो भी एम का वैल्यू कितना लेना है, 100 ही लेना है। और उसके बाद क्या कहता है, दूसरी ओर वर्ष 2021 के 90वें दिन डीजल का मूल्य, और डीजल का मूल्य क्या 90वें दिन से बोल रहा है, मैं ऐसे किसी भी मान के लिए, यानी ऐसे किसी भी मान के लिए, किसका, एन के किसी मान के लिए, ऊपर देखिए पूरा, ठीक ना, एन के किसी मान के लिए, एन के किसी मान के लिए क्या कहता है, 69 प्लस का 0.15 एन है, 0.15 एन है, यानी एन का यहाँ पर वैल्यू कुछ भी होता है मुझे नहीं पता, ठीक ना। कहता वर्ष 2021 की किस तिथि को इन दोनों जो ईंधन है उनका मूल्य क्या था, समान था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सारे में मई 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 है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 मंथ तो चले ही होंगे, कम से कम 4 मंथ तो चले ही होंगे। 4 मंथ चले होंगे मतलब 4 तिया 12, 120 हो गए होंगे, कितने, 120। अब हमें यहाँ पर क्या कहता है, एम का वैल्यू 100 के बाद कहता है क्या, 100 के बाद कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, ये वाला जो वैल्यू होगा वो आगे जाके कांस्टेंट हुआ होगा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है एम का वैल्यू क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया है। एम का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि यहाँ पर 80 होगा, जिस दिन ये बराबर होगा 80 होगा प्लस का 0.19 होगा, और m का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या 100 हो गया, कि 100 से ज्यादा दिन चल रहा है, इतना हो गया होगा। मान लेते हैं इस दिन इसका वैल्यू क्या है, बराबर हो गया होगा, तो बराबर कर देते हैं, किसके हो जाएगा, 69 प्लस का 0.15 n, यानी ये दिन क्या होगा, ये nवें दिन क्या होगा, डीजल का मूल्य बराबर हो गया होगा। मान लेते हैं इसी दिन हुआ होगा, यानी n का वैल्यू, पहला n का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 80 और 0.19 इंटू 100 करेंगे, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और ये 69 इधर आएगा, माइनस का 69 हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.15 n हो जाएगा, 0.15 n हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, सॉरी 30 होगा ना, यानी हम इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख रहे हैं, ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 15, और ये पॉइंट मैं ऊपर करता हूं तो क्या मल्टीप्लाई 100 कर दो, यानी 2, यानी कितना हो गया, 200। n का मतलब 200 का मतलब क्या, 200वां दिन। n का मतलब क्या, 200 मतलब 200वां दिन। अब 200वां दिन तो कितना हो जाएगा बता दीजिए आप, यही पूछ रहा था ना। तो n वर्ष 2021 के 90वें दिन डीजल का मूल्य ऐसे किसी भी मान के लिए क्या है, ये है, ठीक ना। तो यानी n का वैल्यू कितना n का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। अब 200 आ गया, चलिए इतना तक क्लियर है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैंने तो हिंदी देख लिया ना, लेकिन इंग्लिश में सही टाइप किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये गलत टाइप किया हुआ है। इसी कारण जो है वो हमारा जो n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, वो 200 आ गया है। बाकी मैं इसको सही में कर देता हूँ, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, एक भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 200 दिन का मतलब क्या हो जाता है, 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर तो 5 मंथ तक ही मैक्सिमम है ना, तो बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं उसका यही सब होते रहता है, ठीक ना। क्वेश्चन को इंग्लिश में, अब से मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी क्या करिए, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.1 m में कर देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए तो वही काम मैंने पूरा तो समझा ही रखा था क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे सॉल्व भी करता हूँ। क्या है, 80 प्लस का 0.1, अब मैंने क्या बताया, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 तक जा सकता है, मैक्सिमम कितना, 100 तक जा सकता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है वो 69 प्लस का 0.15 n तक जाएगा। m का वैल्यू 100, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट ही हो जाता है।
0.1 इंटू 100 करेंगे कितना 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आ जाएगा 69, और इज इक्वल टू कितना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, मेरा माइक इधर है, मैंने माइक लगाया ही नहीं। चलिए एक मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए सही है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो है 0.15 n हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय कितना 10 इंटू 0.5 को मैं परसेंट पॉइंट हटा के मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसका n का वैल्यू हो जाएगा 3 से, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा 720 कितना हो जाएगा 140। अच्छा 140 डे, इसका मतलब क्या, आफ्टर 140 डेज क्या हो जाएगा, दोनों का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 140 डे। अब यहाँ पर देखिए जनवरी में कितने दिन होंगे, 2021 बोला, 2021 कैसा ईयर है, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, जनरल ईयर है ना, जनरल ईयर है जनरल ईयर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जन की बात करें तो जनवरी में कितने हो जाएंगे 31, फरवरी में कितने हो जाएंगे 28, और मार्च में कितने हो जाएंगे, मार्च में 31, और अप्रैल में 30, और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कितना हो जाता है, ये तो 30 चढ़ते 120 दिन इधर हो गए, यानी इसके बाद फिर से 20 डेज, यानी आफ्टर 20 डेज यानी कितने हो जाएंगे 20 मई को, कितने को 20 मई को क्या हो जाएंगे 20 मई को ये जो है आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि देखिए मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, तो वही मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने लगा आखिर भाई क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा, मैंने इंग्लिश में देखा ही नहीं था, बस इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर हुआ था, बट सॉरी इसके लिए आप लोग टेंशन ना ले। चलिए अब देखिए क्या कहता है, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल बी डबल इन साइज, यानी एक बायोलॉजी का क्लासेस है वहां पे ये अनुमान लगाया गया क्या, जो कि वहां का जो लोकल जो स्थानीय जो पशु हैं उनकी जो आबादी है प्रत्येक 12 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। कहता है उसके अकॉर्डिंग 2021 के प्रारंभ में पशुओं की आबादी कितनी होगी 50 होगी। कहता है यदि n वर्ष के पश्चात आबादी p को निरूपित करता है तो निम्नलिखित कौन सा सही है, यानी n वर्ष के बाद क्या p को वो रिपीट करता है, तो ये यहाँ कुछ नहीं करना, n का जो वैल्यू है ना, n का वैल्यू यहाँ पर हम ना 12 पुट करके देखेंगे कौन सा p के बराबर, और p क्या भैया ये 50 है, यानी प्रारंभिक को क्या बोला, आबादी को निरूपित करता है, यदि n वर्षों के पश्चात आबादी p को निरूपित करता है तो क्या होना चाहिए, ये जो इसका जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर n के जगह पे हम 12 पुट करते हैं, यदि n के जगह 12 पुट करेंगे तो p का वैल्यू कितना 12, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि दोगुना ही होना चाहिए था, दोगुना कहने का मतलब क्या, पहले यदि 100 था तो 100 और होगा, यानी यहाँ पर पहले 50 था तो 50 और होना चाहिए था, बस हमें यहाँ पे कितना 50 होना चाहिए था, बस वही n का वैल्यू आप पुट यहाँ पर कीजिए। अब देखिए ये n का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर क्या, यहाँ पर समथिंग कुछ डाटा मिस हो गया, यहाँ पर कुछ डाटा मिस हो गया है, 50 + 12 ये हमको लगता है 12n होगा यहाँ पर, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 12n के जगह पे कितना 12 पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या 50 × 2⁻12n बहुत ज्यादा, 2⁻12 × 12 समझते हैं 2⁻144 बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, हम लोग यदि हम लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो p = क्या हो जाएगा 50 और 2⁻n/12, n/12 n का वैल्यू कितना है 12, 12/12 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2⁻1 ये 50 × 2⁻1 यानी 2⁻1 2 ही होता है, यानी कितना यहाँ पर 100 हो जाएगा। बात तो सही है, आफ्टर 12 ईयर क्या कहता है दोगुना हो जाना चाहिए, और n कितने वर्ष के बाद आबादी p को निरूपित करेगा, मतलब आगे, यानी 50 था तो भैया 50 और बढ़ गया तब तो 100 हो गया ना, वही p को निरूपित कर रहा है, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है इन ए क्लास 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम क्या इंडिया, यानी 60% जो बच्चे हैं वो क्या है इंडियन हैं, टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं, इसमें क्या है इंडियन जो है वो 60 है, ठीक ना।
एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, और 50% स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स है। किसका, तो भैया नहीं कुछ कॉमा वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका 50% होगा ना। टोटल ये स्टूडेंट 60 हो गए इंडियन, इसका 50% यानी कितने 30 गर्ल्स होंगे तो 30 बॉयज भी होंगे, यानी यहाँ पे बॉयज होगा, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स होगा उसका। इफ 30% ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अच्छा एक मिनट, इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अच्छा 50 टोटल का 50% गर्ल्स है ना, चलिए टोटल का 50% गर्ल्स है, यानी यहाँ पे यदि हम लोग गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स टोटल कितना 50 होना चाहिए था, कितना होना है 50 होना है, गर्ल्स को कितना होना है 50 होना, 60%। अब क्या कहता है, इसका 30% जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। इंडियन का 30%, का 30% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप बताइए यदि हम लोग नॉन इंडियंस की बात करें, यानी यदि हम लोग क्या नॉन इंडियंस यानी विलायती की बात करें या विदेशी की बात करें, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो वो 32 गर्ल्स हो जाएंगी, गर्ल्स 32 हो जाएंगी। 60% इंडियन है, 60% यदि इंडियन है तो बाकी 40% यानी 40% क्या होगा, नॉन इंडियंस होंगे। अच्छा उस 40% में यानी 40 100 का 40 32 गर्ल्स है, तो यहाँ बताइए बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज तो 8 हो जाएंगे। अब आगे क्या कहता है, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी में कितने लड़के हैं, तो विदेशी टोटल कितने हो गए भैया 40 हो गए ना, 40 में कितने बॉयज हैं 8 हैं, तो 8/40 करेंगे कितना 1/5, 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं, क्या बोलते हैं 20% बोलते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए बॉयज प्ले विथ अ बॉल एंड ही ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी एक बच्चा क्या करता है, गेंद खेल रहा है और क्या करता है 1.5 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ता है, तो एवरी टाइम द बॉल हिट द ग्राउंड, और प्रत्येक बार क्या करता है, बॉल जो है ग्राउंड को हिट करता है, इट बाउंस बैक, उसके बाद वो क्या करता है पीछे उछलता है, कितना 4/5 प्रीवियस साइड के, यानी पहले जितना उछला था ना उसका 4/5 मतलब 80% ही उछल पाता है, 20% उसका एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कहता है द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, कहता है बॉल बाउंस तब नहीं करेगा जब उसका जो हाइट है, जो हाइट जो है वो कितना हो जाए, 50 सेंटीमीटर से कम हो जाए, यानी 50 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो बॉल जो है वो बाउंस नहीं करेगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग, तो कह रहा है कि बॉल जो बाउंसिंग करने से पहले वो ग्राउंड को कितने बार टच किया है, कितने बार हिट किया है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी अब देखिए मैं कहता हूँ यहाँ से मान चलते हैं कोई बंदा है वो बॉल को हिट किया यहाँ पर इस ग्राउंड पे आ गया, ठीक ना, यानी 1.5 मीटर को हम बोल सकते हैं ना 150 है, ठीक ना। इसका फिर ये क्या होगा, उछाल मारा होगा, यहाँ तक गया होगा, फिर यहाँ से आया होगा, तो बताइए ये कितना हो गया, इसका 4/5 हो गया। इसका 4/5 कहने का मतलब क्या, 150 का 80 पर 15/8 कितना होता है 120 मतलब 120 सेंटीमीटर पे ये यहाँ पर होगा। फिर दोबारा ये ऊपर उछला होगा, फिर यहाँ पर ये बाउंस मारा होगा, फिर यहाँ पर ये बाउंस मारा होगा, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 96, यानी 96 सेंटीमीटर पर ये होगा। उसके बाद फिर नीचे आएगा 96 अब यहाँ पर कितना होगा, तो इसका फिर से होगा कितना 4/5, तो 96 का 4/6 में कर लेता हूँ थोड़ा सा, 96 इंटू 4/5, ऐसा मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 8 छः का 48 और 9 8 72 72 4 72 4 हो जाएगा कितना 76, यानी 76.8 पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फिर क्या होगा ये, तो क्योंकि 50 तक तो पहुंचा नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर से ये बाउंस करेगा, फिर से इसका 80% निकालना है, फिर से इसका 80% निकालना है। देखते हैं 76 पॉइंट, इसका फिर से यदि हम लोग 4/5 कर लें, 4/5 कर लेंगे तो देखते हैं 15 5 75, 15 चौका 60, यानी 60 से प्लस ही जाएगा, ये 60 प्लस जाएगा, यानी मान लेते हैं 61 तक जाएगा, यहाँ पर 61 जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा ठीक ना क्या होगा, सब तो सही जा रहा है ना। पहले बार यहाँ पे आया, इसका 120 हो गया, फिर 96 हो गया, फिर 96 हो गया, तो इसका कितना हो गया 4/5 किए तो 76 हो गया। हाँ चलिए सही है।
तो अच्छा, एक मैंने ज्यादा लिख दिया ना, यहाँ पर ये क्या हो गया 61 पॉइंट समथिंग होगा, 61 पॉइंट समथिंग होगा, फिर ये बाउंस किया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा 61 पॉइंट समथिंग का, ये 80% गया होगा, 61 पॉइंट समथिंग का ये 80%, मान लेते हैं ये 60 है, 60 का 80% कितना हो जाएगा 48, 48। और किसी का 80% टू कब होगा, 80% टू यानी वो संख्या 2 से ज्यादा होगा, तो 2 से तो ज्यादा नहीं जा रहा है ना, यानी ये जो होगा, ये जो यहाँ पर जो दोबारा जो बाउंस करेगा, ये अप्रोक्स कितना करेगा 48.9 के अप्रोक्स ये बाउंस करेगा, यानी 49 ही मान लेते हैं, ये 49 तक ही ये बाउंस कर रहा है, यानी 49 तक यदि ये बाउंस करेगा तो फिर क्या दोबारा नीचे आएगा, नहीं आएगा। तो यही तो पूछ रहा है ना कि वो कितने बार बाउंस करेगा। चलिए मैं इसको फिर से आप लोग को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे था बॉल, यहाँ पे बाउंस होके आ गया, ठीक ना, ये किसका हो गया, ये 150 का 150 था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये बाउंस करके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया होगा, फिर ऐसे करके आ गया होगा। तो ये देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो आया होगा तो इसका क्या 150 का ये 80%, तो कितना हो गया था, ये 120 हो गया था। दूसरी बार यहाँ पर आया तो ये कितना होगा, ये जो इसका जो पिक पॉइंट होगा कितना होगा, इसका फिर से 80% कितना हो गया 96 हो गया। दोबारा फिर उछाल मारेगा, फिर वो नीचे आएगा, जमीन पे स्ट्राइक करेगा, फिर 96 का इसका आ जाएगा, तो इसका कितना 76 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक ना। अब फिर क्या होगा, इसका 80% जाएगा, इसका 80%, तो इसका 80% कितना हो गया था, इसका 80% हो गया था अप्रोक्स 61 हो गया था, कितना हो गया था 61 हो गया था, 61 पॉइंट समथिंग अभी मैंने जस्ट निकाला था। उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन अब कितना ऊपर जाएगा भैया, 61 का 80% ही ना ऊपर जाएगा, यानी इसका 5 भागा इसका 4 बटाइए, यानी लगभग ये 49 पॉइंट से कम ही जाएगा, यानी 49 से ये क्या कम ही जाएगा, मैंने मान लिया 49 पे जाएगा, लेकिन जब तक यह 50 नहीं होगा तब तक यह बाउंस दोबारा नहीं करेगा। तो क्या भाई ये दोबारा बाउंस करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, इसके बाद ये नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये नीचे तो आएगा, लेकिन यहीं पे ये क्या हो जाएगा, यहीं पर यह सो जाएगा, इसके ऊपर वो जाएगा ही नहीं जाएगा। तो कितना बाउंस टोटल हो गया, यहाँ पर 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस और 5 बाउंस, ये दोबारा ऊपर गया नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो क्या होगा 5 ही होगा। बहुत सारे जो टीचर्स लोग हैं इसका आंसर 6 दे रहे हैं, इसका आंसर 6 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा 5। मैंने पहले भी आपको बताया था ये आंसर 5 ही होगा, ठीक ना, जो लोग हमसे पूछे थे। ये थोड़ा सा मेरा एडवर्टाइज है। आगे जाओ, छोटा तो नहीं ना, सही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेता हूँ मैं। चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ये तो बहुत बार क्या होता है कि पता ही नहीं चलता रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि मैं माइक लगाना ही भूल जाता हूँ, जैसे अभी मैं माइक नीचे में रखा हुआ था। अब क्या कहता है, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्र में बैठते हैं, यानी एक बच्चा है ना, क्या करता है टोटल 6 एग्जाम में बैठता है, प्रश्न पत्र मतलब टोटल 6 एग्जाम में बैठता है। कहता है क्या, जो कि प्रत्येक का जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो क्या है, सेम है, प्रत्येक का मैक्सिमम मार्क्स क्या है, सेम है। कहता है इन अंक प्रश्न पत्रों में उनके प्राप्तांक का ये दे दिया है, यानी 6 है तो 6 का प्राप्तांक आपको दे दिया है 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दे दिया, यानी कितना दे दिया है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी इसी के अनुपात में क्या करते हैं वो नंबर लाते हैं। कहता है कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, टोटल मिला के क्या करता है वो 60% अंक प्राप्त करते हैं। ऐसा मैं मान लेता हूँ ना कि सारे का अगर कांस्टेंट है, सारे जब मैक्सिमम मार्क्स सबका सेम ही है तो मैं 100 ही मान लेता हूँ। अगर मैं सबको मैं 100 मान लिया, टोटल 6 क्वेश्चन पेपर है, यानी एक पे वो 60 नंबर लाएगा, टोटल 6 है तो 60 गुने 6 कितना ले आएगा 360 ले आएगा, इतना नंबर ले आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 360 ले आएगा, अब ये नंबर टोटल किस किस अनुपात में लाया है, किस किस अनुपात में 5, 6, 7, 8, 9 में लाया है ना, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबको यदि हम लोग ऐड कर दें, सबको यदि हम लोग क्या करें ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20 और 15, 25, 10, 35, कितना हो गया
35 सही जा रहा है, देख लेते हैं। 9 5 14 और 8 6 14 दूनी 28 और 35। हाँ चलिए 35 हो गया। ये टोटल कितने हो गए 35। ये रेशियो टर्म टोटल कितने हो गए 35 हो गए। ये 35 का ही वैल्यू कितना है, इतना है। 35 का ही वैल्यू कितना है 3 इतना है, ठीक ना। अब क्या कहता है 2 2 4 6 ही है, सही है। उसने कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक के 60% से कम नंबर लाए। अधिकतम अंक के 60% से कम मतलब जिसका 60 से कम मार्क्स होगा उसके बारे में ये बात कर रहा है। जिसका 60 से कम होगा उसका ये चर्चा कर रहा है। अच्छा देखिए 35 का वैल्यू इतना है, लगभग लगभग हम बोल सकते हैं ना 10 से ज्यादा जा रहा है, 10 गुना से ज्यादा जा रहा है। 10 गुना से ज्यादा जा रहा है तो आप जरा मुझे बताइए, ये 10 से ज्यादा जाएगा तो ये तो 70 नंबर ले आएगा, ये 80 यानी ये ले आएगा। अच्छा ये भी कितना ले आएगा, एक मिनट एक मिनट। एक परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र बैठे थे, सही है। सबका मैक्सिमम मार्क्स बराबर है तो मैंने सबका मान लिया कितना 100 ही मान लिया। तो टोटल इसने कितना ले आए 360 मार्क्स ले आए। बहुत बढ़िया बात कहता है। इन प्रश्न पत्रों में इसका जो अनुपात है 5 6 7 8 9 और 10 है, तो सबका सम कितना हो गया 15 न 6 15 और 7 15, 45 हो गया ना। यही तो गलत मैं कर रहा था ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे देखिएगा आप लोग। यानी क्या था अनुपात, ये 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10 था। नहीं सबका टोटल अनुपात कितना हो गया था 45 हो गया। और मैंने निकाला था कितना, क्या बोलता है टोटल का 60%। मैंने सबका मान लिया 100, अगर मैंने मान लिया तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% जो है वो 60 हो जाएगा। 60% 60 हो जाएगा। ऐसे से 6 हैं तो कितने हो गए 360 नंबर ले आए। 360 नंबर यानी ये किसके बराबर है, ये जो है बराबर है मेरे को 360 के बराबर। कितने गुने पे जा रहे हैं 45 गुने 8, 45 गुने 8। देखिए 8 8 ही 64, 8 गुने 8 करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 करेंगे ये 64, जो कि दिख रहा है क्या 60% से ज्यादा नंबर है। यानी इसके बाद जो भी नंबर है वो क्या है 60% से ज्यादा नंबर लाए। वही तो कह रहा है ना, कितने जो कितने ऐसे पेपर जिसमें अधिकतम जो प्राप्तांक 60% था उससे कम नंबर लाए हैं। भैया 3 जो क्वेश्चन है उसमें 3 पेपर में वो क्या किया होगा बंदा 60% से कम नंबर लाया होगा, 60% से कम नंबर लाया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो अपना 20 सॉरी 20 बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं, शेष क्या है विदेशी है। यानी हम लोग बात करें यहाँ पर अगर इंडियन की बात करें और यहाँ पर फॉरेन की बात करें तो इंडियन कितने हैं, इंडियन हो गए 80, तो बाकी कितने हो जाएंगे ये 40 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 120 ही है। टोटल तो कितना है 120 ही है ना। उसके बाद क्या कहता है, इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी इस समूह में जो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले होंगे और क्या होंगे, और जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं नॉन इंग्लिश बोल सकते हैं ना, यहाँ पर हम नॉन इंग्लिश को एन लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 70 व्यक्ति जो है क्या करते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर 70 व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं, मैक्सिमम 70 व्यक्ति यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या कहता है ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो भैया भारतीय ऐसे कितने हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ भैया एक बात बताइए, जो ब्रिटिश जो होंगे विदेशी जो होंगे वो तो इंग्लिश बोलेंगे क्योंकि उन्हें तो भारतीय भाषा नहीं आता होगा। हम बोले कि अगर चलिए वो पूरा इंग्लिश ही बोल दें, जो विदेशी होंगे टोटल इंग्लिश ही बोल दें, तो बताइए भारतीय कितने होंगे जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं। तो भैया आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर टोटल फॉरेन जो विदेशी हैं 40 हैं, टोटल इंग्लिश 70 बोलना, यानी कम से कम 30 तो बोलेंगे ही बोलेंगे, कम से कम 30 बोलेंगे ही। यानी ऐसा मैं कह सकता हूँ पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 30 क्या है 20 से छोटा है ना, तो पहला नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे कम से कम इतने, अब देखिए क्या बोल सकते हैं वाली बात है ना, तो 30 भी नहीं 30 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक दो होगा विदेशी जो भी दूसरा लैंग्वेज जानता होगा, फ्रेंच जानता होगा, 30 भी नहीं होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि ये जो हो गया ये 30 भी नहीं है, यानी 30 से क्या ज्यादा ही होगा, 30 से ज्यादा ही होगा, तो कम वाला तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बाकी अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग 2 केस में लेके बनाएंगे। एक हम लोग यहाँ पर पहला केस ले लिया, यहाँ पर आप दूसरा केस ले लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इंग्लिश और नॉन इंग्लिश ले लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ का यदि हम लोग मैक्सिमम बोले, हम क्या बोलते हैं इंडियन अगर मैक्सिमम हो जाए, इंडियन क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तो मैक्सिमम इंडियन कितने बोल सकते हैं भैया
मैक्सिमम इंडियन जो है वो तो 70 ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि 70 यहाँ पे इंग्लिश बोलता है, तो नॉन जो बोलने वाले वो कितने हो जाएंगे 10, यानी जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे वो कितने 10 बंदे हो जाएंगे। अब देखिए फॉरेन कितने हैं, टोटल 40 हैं। 40 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कि अच्छा एक बात बताइए, जब 70 इंग्लिश बोल दिया तो यहाँ पर 50 होना चाहिए जो कि क्या दूसरा लैंग्वेज जानता होगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा जो कि क्या दूसरा लैंग्वेज बोलता होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश वाला क्या हो जाएगा 0, यानी फॉरेनर अगर 0 इंग्लिश बोलता है तो 40 नॉन उसको बोलना पड़ेगा। अब देखिए ये तो मैक्सिमम की मैंने बात कर ली ना, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम की बात की। अब हमने क्या करते हैं, फॉरेन को हम मैक्सिमम करवा देते हैं। अब हम कहते हैं यदि क्या हो जाए, यदि यही जो है ना फॉरेनर ही मैक्सिमम हो जाए, तो फॉरेनर कितना है, विदेशी मैक्सिमम तो 40 ही हो सकता है ना, तो यहाँ पर 40, अगर विदेशी बोल दिया इंग्लिश तो यहाँ पे कम से कम तो 30 बोलना ही पड़ेगा इंग्लिश यहाँ पर ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर एक कंडीशन से 70 आ रहा है, दूसरे कंडीशन से 30 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा 70 और 30 के बीच में ही होगा, 70 और 30 के बीच में होगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इसको दो तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं, दो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए क्या कहता है, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट which are multiple of 3, let s be their sum। तो कहता है which of following is are correct। कहता है s is always divisible by 74 and s is always divisible by 90 नहीं 9, यानी 74 और 9 का ये डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन हमने क्या बोल दिया, हमें बोल दिया भैया आपको 3 डिजिट का कोई नंबर लेना है, 3 डिजिट का कोई नंबर लेना है। लीजिए मैंने ले लिया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है वो ना 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए। 3 का मल्टीपल कहने का मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यही होगा ना। 3 होगा, 6 होगा और कितना होगा 9 होगा, 3 6 और 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। डिजिट रिपीट नहीं करने का मतलब 3 3 3 नहीं लेना है, 6 6 6 नहीं लेना है, 9 9 9 नहीं लेना है, इस टाइप के नंबर को नहीं लेना। तो हम ऐसा करते हैं ना, यदि हम लोग यहाँ पर 3 को फिक्स कर दें तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यहाँ पर या तो 6 या 9, या तो 6 या 9, यानी यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकते हैं, यानी इसके 2 कंडीशन बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम लोग 6 ले लेंगे तो इसके भी 2 कंडीशन बनेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे तो इसके भी क्या होंगे 2 कंडीशन बनेंगे। यानी टोटल यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने 2 2 2 ऐसे करके कंडीशन बन सकते हैं, ठीक ना। 2 2 का यहाँ पे क्या वो कंडीशन बन सकता है। अब देखिए 2 2 का कंडीशन, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर लेता हूं। चलिए, यानी 2 2 कंडीशन बन सकते हैं, तो वो कंडीशन को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं 6 9 3 हो जाए, 9 6 3 हो जाए, ये पहला हो गया। दूसरे वाले का यहाँ पर तो 6 फिक्स हो गया, तो यहाँ पर 9 ले ले 3 ले ले, और यहाँ पर 9 ले ले 3 ले ले, तो यहाँ पर 6 हो गया। यानी तीसरे वाले की बात करें तो 9 तो फिक्स हो गया, यानी 9 और 9 फिक्स हो गया। बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ पर हो सकता है 3 6 या 6 3 हो सकता है, यही ना। अब क्या कहता है इनका जो सम जो है ना, यानी इस सब को जो नंबर जो प्राप्त हुआ, इस सब को कहता है यदि हम लोग ऐड कर दें, इस सब को यदि हम लोग ऐड कर दें तो वो कहता है 9 का मल्टीपल हो है, और दूसरा कहता है क्या वो 74 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो मुझे दिख गया, 9 का मल्टीपल कहने का मतलब 9 का बंडल, यहाँ पे 6 3 9 9, यानी सारे देखिए यहाँ पे 18 18 18 दे रहे हैं। इसका मतलब दूसरा जो है, दूसरा तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, दूसरा मेरा सही हो गया, जो कि सदैव 9 से वो भाज्य होगा। अब पहले कंडीशन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले कंडीशन के लिए सबको ऐड कर लीजिए, तो 3 3 देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ से भी 9 बन जाएगा, ये 9 चौका 36 यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या 36 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये 36 36 36 जो है ना, ये मैंने क्या किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए किसी भी नंबर सिस्टम को अगर लिखा हुआ रहता है, जैसे आपको लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको A इंटू 100 बोलते हैं, प्लस B इंटू 10 बोलते हैं, प्लस C इंटू 1 बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, इसी टाइप से बोलते हैं। बस मुझे भी वही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 36 को 36 इंटू 1
तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट पे क्या जाएगा 1 जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या ये बी वाला पोजीशन है, ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा और यही वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक तो 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर से कैरी कितना हो गया 36। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 36 हो गया, अब पहले से था यानी ये था और इसमें क्या करना है 36 को हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 36 यानी ये हो गया, यानी जो टोटल जो इसका समीशन आएगा 36 आएगा। अब क्या ये 74 से है कि नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये मैं इस इधर लिखता हूँ नंबर को 36 ऐसा मैं करता हूँ। 36 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 1001 यही बचेगा ना 1001, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में आपको पता है कौन सी नंबर रिपीट मैंने कॉमन लिया, इतना लिया, कितने बार रिपीट हो रहे हैं 3 बार हुए हैं तो उतने 0 आ जाएंगे और क्या 1 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 ना सॉरी ये मैंने क्या कर दिया 36 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 1 और 1 ये बचेगा ना 1 1 और 1। अच्छा 1 1 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 37 इंटू 3 क्या होता है, ये होता है 111 और इतना गुने 36 है। अच्छा 36 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 18 लिख सकते हैं ना, 2 गुने 18 और 2 गुने 37 कितना होता है 74 होता है। इसका मतलब ये नंबर क्या है 74 से भी क्या है डिविजिबल है, ये नंबर क्या है 74 से भी डिविजिबल है। अब देखिए या तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा काम क्या कर सकते हैं मैं दूसरा पेन का यूज करता हूँ। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यहीं पर ना आप 36 को कॉमन ले लीजिए। यदि मैं 36 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 1 और 1, डायरेक्ट यहाँ पे 1 1 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो किसी से इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, दूसरा पोजीशन पे क्या 1 आया था उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तीसरा पोजीशन पे 1 आया था उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ और पहला पोजीशन पे 1 आया था उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 1 देगा, ये मुझे 10 देगा, ये मुझे क्या 100 देगा। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए ये मैंने बताया, मैंने ये कर दिया ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वो करने के बाद भी क्या आ रहा है, सब कुछ करने के बाद 111 ही बन रहा है ना, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने क्या करो यहीं पे 36 कॉमन ले लो। अब बताओ यहाँ पे यदि हम लोग कॉमन ले ली तो क्या लिख सकते हैं 36 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 37 ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या 18 गुने 3 गुने 74 तो लिख ही सकते हैं ना, यानी 74 से भी ये क्या हो गया नंबर जो हमारा है वो डिविजिबल हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है क्या। कहता है जय तथा विजय एक ही दुकान से क्या करते हैं एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिल खरीदते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं पेन और पेंसिल खरीदते हैं, यानी पेन और पेंसिल खरीदते हैं और समान राशि क्या करते हैं खर्च करते हैं। यदि जय ने 3 पेन यानी जय जो है वो 3 पेन खरीदा है और 5 पेंसिल खरीदा है प्लस का 5 पेंसिल खरीदे हैं। कहता है उसके बाद विजय जो है वो 2 पेन खरीदा है और प्लस का क्या 7 पेंसिल खरीदे, 7 पेंसिल खरीदे और दोनों का बोला क्या दोनों समान ही कॉस्ट क्या करते वो इन्वेस्ट करते। तो यहाँ से पेन और पेंसिल का हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लें, यहाँ से पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पेंसिल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ पेंसिल हो जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कौन सा सही, कहता है पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है। पेंसिल का मूल्य भैया पेंसिल का मूल्य कैसे अधिक हुआ, पेन का मूल्य अधिक है ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है पेंसिल और पेन का मूल्य बराबर है, बराबर तो कभी नहीं है, पेन का मूल्य पेंसिल का 2 गुना है। जी हाँ यही तो दिख रहा है ना, 2 गुना की है पेंसिल का तब हुआ है, यानी दूसरे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्या कहता है, कहता है एक परीक्षा में पी क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी यहाँ पर पी है और क्यू है 40 और यानी इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट है कितने नंबर का है 40 नंबर का। कहता है यदि क्यू पी से 10% कम प्राप्त करता है, यानी क्यू जो है पी से 10% मतलब क्या ये 90 अंक लाया होगा और ये कितना
100 अंक लाया होगा। यानी ये बोल सकते हैं ना 10% का वैल्यू ही कितना दे रखा था, 40 दे रखा था। तो कहता है क्यू ने कितना अंक प्राप्त किया भैया, क्यू कितना 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया। चलिए क्या कहता है 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ में क्या करता है, प्रत्येक सही के लिए उसको 5 अंक मिलता है, और गलत करता है क्वेश्चन तो 2 अंक उसको क्या कर दिया था, काट लिया जाता है। सारे क्वेश्चन का उसने क्या किया, आंसर दे दिया और 387 अंक क्या किया, अंक वो प्राप्त कर लिया। बहुत सारे तरीका है, मिक्सर एलिगेशन लगा देते हैं। मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन अगर वो क्या करते, सही कर देते तो कितने, 90 गुने 5 कितने लाते, 90 गुने 5 लाते। यदि सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर देते तो क्या होता, सारे के सारे क्वेश्चन यदि वो गलत कर देते तो क्या हो जाता, माइनस से उन्हें चल जाते कितने, 90 गुने 2, बट उन्हें मिला कितना, 387। बस एलिगेशन लगा दीजिए, ये कितना हो गया, 450 हो गया, ये कितना माइनस का 180 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 450, 387। अगर मैं माइनस कर देता हूं तो इधर 13 और 50 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हम लोग इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। शायद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्या, ये 3 से कैंसिल आउट करके देखते हैं, 3 से तो हो ही रहा है ना। यदि मैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 3 2 और 21, और 3 से इसको मैं करूं तो 3 से एक बार में, और 2 26, 3 8 24 और 3 9 27। फिर से 3 से जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ, इसको 3 से 6 और 3 1 और 9, यानी 9 और 1 के अनुपात में क्या होगा, वो बटा होगा। 9 और 1 के अनुपात में टोटल जो होगा वो, ये क्या टोटल यदि वो लोग क्या कर लेता है, सही कर लेता है, यहाँ पे क्या टोटल वो गलत कर लेता है, उसी का ये निकल रहा है ना। 9 और 1 टोटल 10, यही 10 का वैल्यू कितना है, 10 का वैल्यू 90 है। 1 का वैल्यू पूछ रहा है कितने गलत क्वेश्चन किए, 1 गलत किए हैं रेशियो के तौर पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए यहाँ पर, पी 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 पता नहीं क्या है, क्या कहता है 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू क्या कहता है q2 है, जहाँ p q r क्या है, भिन्न अंक है, मतलब दोनों सभी क्या है, एक नहीं है। तो कहता है सभी संभव योगफल का समांतर माध्य, समांतर माध्य बोले, माध्य बोले, एवरेज बोले, यही है, ठीक ना, घबराना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 4 संख्याओं को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 2 आता है, कब ऐसा हो सकता है, देखिए कब ऐसा हो जाएगा, क्या मैं 1 को 4 से गुना करूं, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी संख्या को n से, n को क्या करो, आप 4 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो n नहीं, n के जगह पे यहाँ पे आप p ही डालो, ठीक ना, यहाँ पे p ही डालो, यानी p को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया है। हो सकता है p का वैल्यू 3 हो जाए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 8 चौका 32 हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, 9 चौका 36 और वो तो होगा। यानी p का जो वैल्यू होगा या तो 3 होगा या तो 8 होगा, यानी p का वैल्यू या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। बस 2 यहाँ पर कंडीशन बनेंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या कहते हैं। चलिए दोनों को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, p के जगह पे यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, प्लस का पी यानी मैं 2 इंटू मैं लिख सकता हूँ ना 33, और ये किसके बराबर है, इसके ये जो है r q और 2 के बराबर है। 33 दूनी 66, 66 और 3 3 6, 66 6 कितना हो जाएगा 72, बचा कितना, बचा हमारे पास 7। अच्छा 4 3 7 दूनी 14, 14 और यहाँ पे 6, 1420 सही है क्या, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, लगता है मैं गलत कर दिया हूँ। ये कितना हो गया, ये तो हो गया था 66, यानी यहाँ पर मैं जोड़ ही देता हूँ इसके 33 प्लस 43 प्लस का क्या 66, एक ही बार में करते वही सही था। 3 6 3 9 3 12
ये जो बराबर हो जाएगा 12, 2 बचा 1 और उसके बाद 6 1 7, 4 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14, 11 और 3 14 हो गया और बस यही तो है 142। यानी जो हमारा जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 1 4 और 2 आ गया। ये तो पहला कंडीशन जो हमने क्या किया P इज इक्वल टू कितना ले लिया है 3 ले लिया है। अब मैं P इज इक्वल टू यदि मैं 8 ले लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ P इज इक्वल टू कितना 8 ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या हमारे पास, दूसरा पेन ले लेते हैं, बनेगा 38 बनेगा प्लस का क्या 43 बनेगा। उसके बाद क्या PP है तो 88 बनेगा, फिर क्या बनेगा 88 बनेगा और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा ये वो देख लेंगे, ठीक है ना, वो इस टाइप का आएगा। वो तो बस सिर्फ ये क्वेश्चन में ये था कि P के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना, ये जो लास्ट में जो ये दिया है ना, ये दिया हुआ था 8 दूनी 16, 16 और 8 के 24, 3 27, बचा 2 10, 8 18, 18 4 22, 22 3 25 हो गया। सही नहीं लग रहा है क्या, क्योंकि पॉइंट में फ्रैक्शन में आ जा रहा है। ठीक है मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 क्यों ले लिया, जब P का वैल्यू है तो 8 चौका 32, 2 बचा था 3 और 8 3 के 24, 25 26 हो जाएगा यहाँ, यानी कितना हो गया 262 हो गया। अब इसका एवरेज मुझे निकालना है, एवरेज निकालना है, समांतर मार्ग एवरेज हो गया, कितना हो जाएगा 142 प्लस 142 प्लस 162 का आधा, कैसे लगता है एडिशन में मैंने यहाँ पे कर दिया है, चलो देख लेता हूँ। 8 चौका 32 3 और 8 चौका 32 3 8 16 4 20 3 23 23 और 3 26, ये सही था। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, 6 3 9 3 12 2 1 6 1 7 4 11 11 और 3 14 सही है। अब मैं इस दोनों को अगर मैं ऐड कर, समांतर मार्ग का मतलब क्या, सभी संभव योगफल, चलो मैं देख लेता हूँ क्या कहता है। 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, कितना हो गया 406 हो गया, 406 हो गया, फिर से यहाँ पे 2 ही होगा ना, चलो 404 हो गया। तो 404 और 2 नंबर है ना, तो इसका एवरेज कितना होगा 404 बट्टा 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 202। इसलिए लाइव क्लास लेने में क्या होता है, फायदा होता है कि वहां से सामने से चैट आते रहता है क्या, ठीक ना। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, बाकी यहाँ पे क्या रूट काउज था वो तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, 2 नहीं 4 क्वेश्चन थे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। खासकर आप देखिएगा जितने भी एग्जाम है ना, सारे एग्जाम इस बार ना 7 के 13 के यही 2 ज्यादा ले रहे हैं, 7 13 पता नहीं, हर एक एग्जाम का SSC का हो UPSC का हो कोई भी एग्जाम उसका फेवरेट हो चुका है। तो 7 और 13 पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले 9 के टर्म पे क्वेश्चन आते थे, 9 11 आते थे, अब 7 13 ज्यादा होने लगा है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है पी क्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आर क्यू क्यू के फॉर्मेट में नंबर आता है, जहां कहता है पी क्यू आर क्या है अलग अलग और नॉन जीरो, आर जो है क्या जीरो के बराबर नहीं है, यानी आर को आप जीरो भी नहीं पुट कर सकते, आर जीरो के बराबर नहीं है। यानी आर जीरो कहने का मतलब कि आर का वैल्यू जीरो कर देंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा, वो कहना चाह रहा है। और आर जीरो नहीं है तो एक बात बताइए क्या क्यू जीरो हो सकता है, एक के बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ पे क्यू जीरो करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे क्यू भी क्या करना है हमको नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका है ना उससे मुझे पता चल गया, यानी क्यू का वैल्यू जीरो भी नहीं ले सकते हैं और आर का वैल्यू भी मुझे क्या जीरो नहीं आना चाहिए। अब ऐसा कोई नंबर आप बताइए जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाए, वो नंबर जो है वो उतना ही दे। कहने का मतलब क्या, देखिए कोई भी नंबर होगा, एक को यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 3 दे देगा, क्या 1 दे रहा है नहीं ना, लेकिन क्या कहता है इसको गुना करेंगे तो वही दे दे, यानी यही ना P और क्या कहता है Q, इसको 3 से गुना करेगा तो लास्ट डिजिट जो है ना वो लास्ट डिजिट वही रह जाए, ऐसा तब कब संभव है 0 या 5 पे ही संभव है, यानी 0 और 5। अब देखिए Q का वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, Q का वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते,
तो ये तो नहीं होगा, ओनली और ओनली क्या मुझे 5 लेना पड़ेगा, क्यू का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ओनली और ओनली मुझे 5 ही लेना पड़ेगा। तो तो अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है, इतना है इधर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा वो करता हूँ, यानी Q का वैल्यू जो है यहाँ पर हमने बता दिया क्या, Q का वैल्यू जो हो गया, Q का जो वैल्यू है 0 या 5 होगा, इसमें हम लोग क्या 5 को कंसीडर करेंगे, 0 को नहीं करेंगे, ठीक ना, कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे P5 इसको हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या R5 और 5 आ गया है, तो 5 गुने 3 15 हो गया। यहाँ पर क्या एक कैरी आया होगा, और P को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, P को हमने क्या किया, P को 3 से मल्टीप्लाई किया, P को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड किया, तो कितना हो गया, वो 5 हो गया, यानी 3 ऑफ P इज इक्वल टू 4। अब बताइए P का वैल्यू क्या होगा, जो कि मैं ना उसको 3 से गुना करूं तो 4 आ जाए, 3 से गुना करूं तो क्या हो जाए, 4 हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर संभव है। अब बताइए P का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 तिया 6 नहीं होगा, क्या 2 हो गया, 3 हो सकता है नहीं, 4 4 तिया 12 नहीं, 5 5 तिया 15 नहीं, 6 6 तिया 18 नहीं, 7 7 तिया 21 नहीं, 8 8 तिया 24। जी हाँ, P का वैल्यू 8 हो सकता है, यानी P का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, P का वैल्यू मैंने निकाली 8, यानी Q का वैल्यू 5 हो गया, P का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। यानी अब P के जगह पे 8 मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अब क्या 8 में पुट कर दूं, तो 85 को मैं यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नंबर आएगा वही नंबर होगा। तो यानी ये यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो बताइए कितना, 5 तिया 15 और 8 तरीके 24, 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। क्या उसी टाइप का नंबर नहीं आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ना, हमारे पास जो आ गया P Q और R तीनों नंबर आ गया। P का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। Q का वैल्यू यहाँ से हमने कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया, और R का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या पूछा है, P प्लस R, यानी P प्लस 8 प्लस 2 कितना, 10, यानी हमसे ये पूछा है ना P प्लस 8, यानी 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 5 करना है, कितना हो जाएगा आंसर, आंसर जो है वो हमारे को 2 आ जाएगा। कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको कांट बी डिटरमाइंड लगा दिए हैं। क्या कहता है, 1 मीटर भुजा वाले एक घनीय पात्र जल से पूरा भरा हुआ, उसमें कितने लीटर जलाएंगे। क्या यार, ये भी क्वेश्चन है। 1 मीटर क्यू यानी घन है तो क्या क्यू होगा ना, 1 मीटर की क्या होता है, 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 ml लिख सकते हैं ना, तो यही तो हो जाएगा ना। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक सॉरी एक अन्य व्यक्ति जो उनमें से 3 व्यक्तियों को इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वे दोनों क्रमागत न हो। मतलब कुल मिला के ये कहता है कि एक पंक्ति में कितने 6 व्यक्ति हैं, किसी भी कंजुगेट व्यक्ति को आप हाथ नहीं, हैंडशेक नहीं कर सकते हो। तो कहता है ऐसे कितने संभव जो वो वैल्यू हो सकते हैं। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहले क्या करो, टोटल पॉसिबिलिटी देखिए। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे क्या रहता कि 3 को मिलाना है हाथ, प्रत्येक क्या करना है, मतलब 6 व्यक्ति में से 3 को मिलाना है, तो क्या करते 6C3 कर देते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाली है, तो क्या करना है, कंडीशन को मुझे जो स्पेशल जो भी होगा उसको हटाना पड़ेगा, वो करते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे पहला व्यक्ति होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा व्यक्ति होगा, पांचवा व्यक्ति होगा, छठा व्यक्ति होगा, ऐसे होगा ना। मैं क्या करता हूँ, दो का मैं बना, क्योंकि हैंडशेक कैसे होगा, 2 व्यक्ति से होगा ना। मैं क्या करता हूँ, दो का एक बंडल मैंने बना लिया, दो का मैंने क्या किया, एक बंडल बना लिया, दो का एक बंडल बना लिया। अब प्रत्येक ग्रुप से मैं ना एक एक बना रहा हूँ, प्रत्येक ग्रुप से एक एक मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 होगा पहला, 3 हो जाएगा, 1 3 और कितना हो जाएगा, 3 ग्रुप के साथ ऐसे करना है, 1 3 और मैंने 5 ले लिया, बिल्कुल हो सकता है 1 3 और 5। दूसरा फिर मैंने 1 3 और 6 ले लिया, 1 3 और 6 पहला ग्रुप से। फिर मैं क्या करता हूँ अब ना, मैं दूसरा ग्रुप का लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो गया। फिर यहाँ पे बताइए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी इसका मैंने लिया है, पहले 1 लिया था, 3 लिया था, यहाँ पर भी 4 ले सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि जो कंजुगेट होगा उसको तो फिर मुझे क्या करना, हटा देना। तो यहाँ पर भी इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंडीशन लिख देता हूँ थोड़ा सा।
या फिर नहीं लिखूं, नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग का बोरिंग हो जाइएगा। देखिए ये हो गया। दूसरा में हम क्या करते हैं, दूसरा में हम लोग 2 लेते हैं, 2 लिए, यहाँ पे 3 लिए, 5 लिए, 2 लिए, 3 लिए और 6 ले लिए, इतना हो गया। अब देखिए, अब मैं ना तीसरे ग्रुप से मैं बनाता हूँ, तीसरे ग्रुप से मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप बताइए जरा, तो 2 को ले लिए, क्या 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं? फिर मैंने क्या किया, 2 लिया, 5 लिया, 6 लिया। एक मिनट, पहले मैं सीक्वेंस वाइज लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, फिर 2, 4, 6 लिया, फिर 2 लिया और 4 तो हो ही गया, 5, 6, ये भी तो नहीं संभव है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक ना। 2, चलिए इतना ही मैं देखता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 1, 3 और 5, 1, 3, 5। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता, तो मैंने जो नहीं हो सकता है ना, मैंने पहले ही उसको हटा दिया था। लेकिन एक यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजुगेट 4, 5 हो गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं देखिए, अगर मैं दूसरा लेता ना, तो फिर से वही कुल मिला के इसी 3 टैब से ना आपके नंबर फॉर्मेट हो सकते हैं। कुल कितने इसी टाइप से नंबर फॉर्मेट हो सकते हैं। बस यहाँ से आपको देख लीजिए कितने हो गए, 2, 2, 4, 5 और 6। बस यही 6 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यही 6 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका से यदि आप लोग बनाना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो मुझे क्या करना पड़ता है, 6C3 करना पड़ता है। क्या हो जाता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 कर देते टोटल। टोटल यदि मुझे कंडीशन नहीं देता तो मुझे कितना, टोटल मुझे 20 हो जाते, ठीक ना। अब इसमें से जो नहीं हो सकते हैं वो सारे आपको कंडीशन निकालने पड़ेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। यहाँ पे हम 1, 2, 3 पहले ले लिया, ठीक ना, फिर 1, 2, 4 ले लिया, फिर मैंने क्या किया, 1, 2 और 5 ले लिया, फिर 1, 2 और 6 ले लिया। तो ये मुझे हटाने पड़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके क्या करना है, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके कीजिए, या फिर जो मैंने पहले बताया है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर लीजिए, सही ना। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है और हर्ष प्रत्येक 24 दिन जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। यदि वो क्या करते हैं, तीनों किसी रविवार को मिले, तो कहता है पुनः वह क्लब के किस दिन मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, वो एलसीएम एचसीएफ का, भला आपको क्या क्लब लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। जैसे आपको पता है कि एक जो रिंग वाला घंटी बजने वाला जो क्वेश्चन होता है कि एक 5 मिनट पे मिले, 24 मिनट पे और 9 मिनट पे, तो अगली बार वो कब मिलेंगे, बस आपको उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर दे दिया। तो आप जरा बता दीजिए, 5, 24 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या 360 होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि आफ्टर 360 डेज ये लोग जो है ना फिर से मिल जाएंगे। लेकिन क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये नहीं हमको बताओ, हमको ये बताओ वो किस दिन मिलेंगे, यदि वो लोग एक साथ जो है वो रविवार को मिले थे। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए किसी भी ईयर का तो फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट डे वही होता है, फर्स्ट और लास्ट डे वही होता है। तो ये तो 365 पे ही गया है ना, 365 में नहीं गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यदि यह 365 डे पे मिलता तो उस दिन क्या होता, संडे होता संडे। या तो आप क्या करो, ऑड इवन से निकाल लो, इसको क्या कर लो, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, 360 डिवाइड बाई 7 कर लो, 7 पचे 35 यानी 3 दिन, 3 ऑड डे है, 3 ऑड डे, संडे प्लस 3, संडे प्लस मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, यानी ये निकाल लो। नहीं तो ये भी कम कर लो, मैंने क्या बताया, ये 5 दिन यानी 5 दिन पहले ही है, 5 दिन पहले -5 बोल सकते हैं। तो -5 को अगर रिमाइंडर, अगर मैथ के फॉर्म में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, हम इसको क्या पॉजिटिव रिमाइंडर के तौर पे हम 2 लिख सकते हैं। यानी संडे के 2 दिन के बाद मंडे आएगा और ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद कौन सा आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग वेडनेसडे कर सकते हैं, आफ्टर 2 डेज। यहाँ पर आफ्टर 2 डेज नहीं, यहाँ पर 3 डेज, फ्रॉम 3 डेज, वहां पे आफ्टर, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गैप ले रहे थे। तो जो करना है आप कर लीजिए, यहाँ पर आंसर तो दोनों से सेम ही आने वाला है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन a 2-digit number and the number obtained by
इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। यानी कोई भी दो डिजिट का नंबर है उसको हमने क्या किया, आपस में उनका स्थान बदल दिया है, तो उसका जो अंतर आया वो क्या आया, 54 आया। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में और क्लास में ही बताया है, जब भी आपको डिजिट इंटरचेंज किया जाए और डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंट 9k होता है, मतलब 9k मल्टीपल में ही जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 54। मैंने मान लिया संख्या था ए था बी था, तो ए माइनस बी के बीच का अंतर कितना हो गया, 54। यदि मैं इसके डिजिट की बात करूं, डिजिट की बात करूं तो संख्या फॉर्मेट क्या होगा, ए बी टाइप में ही ना फॉर्मेट होगा। मैं कहता हूँ ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो कहिएगा सर 54/9, क्योंकि आपने बहुत बार बताया है। कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए, ये तो था जो कि अपना जो भी थोड़ा सा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, और जो थोड़ा सा हम लोगों ने आपने पहले आप लोगों को बताया। क्या कहते हैं, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नॉन। मतलब ये कहता है कि हम इसका सम निकाल सकते हैं, हम इसका क्या कर सकते हैं, सम, अंकों का सम निकाल सकते हैं। कब, जब क्या हो, दोनों का योगफल केवल तभी, ओनली बता दिया, क्या कह रहा है, जो केवल, चलिए क्या कहता है, केवल जब क्या हो, दोनों का गुणनफल दिया हो। बात तो सही है, मुझे पता है क्या, a माइनस बी का वैल्यू यदि मुझे पता है, अलजेब्रा के थ्रू 6 है, और मुझे ए इंटू बी का वैल्यू अगर मुझे कुछ दे देगा, तो हम a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस बी का वैल्यू फॉर्मूले से बाय फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यही एक तरीका है, ओनली बोला ना, क्या मैं कहता हूँ मुझे क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दे देगा तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। इसका मतलब ये कहना मेरे समझ से सही नहीं है, यानी इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी केवल 1 वाला भी नहीं होगा, केवल 1 वाला भी नहीं होगा, और ए और 2 दोनों में वाला भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं बी और सी क्या कहता है। दूसरा कहता है इन संख्याओं के दोनों अंक, भाई ये तो निकाल ही लिए है ना। क्या कहता है, ये जो संख्या है इनके दोनों अंकों के बीच का अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने निकाल ही दिया है, उसको 9 से डिवाइड किया है, आ गया है 6 आ गया है, तो ये तो निकाल ही सकते हैं। यानी जो दूसरा है वो सही है, दूसरा सही, यानी क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, न तो एक न ही दो, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, एक्स ने वाई से कहा आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। कोई बंदा एक्स था, कोई बंदा वाई था, ठीक है। क्या कहता है, एक्स ने वाई को कहा, एक्स ने किसको कहा, वाई को कहा कि परसेंटेज की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या परसेंटेज की बात कर रहा है। क्या बोला कि आपकी जो आयु है ना, आपकी आयु जो है आपके जन्म के समय जो मेरी आयु है ना, आपकी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी, वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। यदि x की वर्तमान आयु कितना है, 42 है, x की वर्तमान आयु कितनी है, 42 है, यानी इसका परसेंटेज कितना है, 42 है। तो कहता है लेकिन कथनों पर विचार कीजिए। अब जरा मुझे ये बात बताइए, आप क्या कहता, x ने y को बोला कि आपके जन्म के समय मेरी आयु आपके वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। यानी मैं कहता हूं यदि इसकी वर्तमान आयु x था, इसकी वर्तमान आयु क्या था, x था, तो इसके जन्म के समय एट द टाइम ऑफ जो इसका ये हुआ होगा, आप जरा बताइए तो, x तो नहीं मैं मान सकता हूँ ना, ऐसा करता हूँ मैं y ही मान लेता हूँ, इसको मैं y ही मान लेता हूँ, इसको मैंने क्या किया, y ही मान लिया। तो जिस समय इसका जन्म हुआ होगा, जिस समय इसका जन्म होगा उस समय x कितने का होगा, उस समय x जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं x की आयु को यदि मैं 42 बोलता हूँ तो 42 माइनस का वो y रहा होगा। x की एज, यहाँ पर x की एज की मैं बात कर रहा हूँ, x की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, x की एज, या फिर मैं k मान लेता हूँ, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने क्या माना, k, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, उस समय होगा। और क्या कहता है, ये जो बराबर है, ये बराबर है किसके, इसके वर्तमान आयु के, इसके वर्तमान आयु के किसके बराबर है, इसके वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर। तो इसका वर्तमान आयु कितना है, इसका वर्तमान आयु k है, तो ये 2k के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से यदि हम लोग बात करेंगे k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 40, यानी k का वैल्यू यहाँ पर 14 वर्ष आ गया। चलिए आगे क्या कहता है, कहता है 8 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की 5 गुनी थी।
नहीं, अब से 8 वर्ष पहले, इससे 8 वर्ष पहले यदि हम लोग जाते हैं तो कितना हो जाएगा, इससे 8 वर्ष पहले जाते हैं तो ये 34 हो जाएगा। ठीक, ये 34 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, ये भी 8 वर्ष पहले होगा तो 14 से 8, यानी इसकी वर्तमान आयु अगर हमने 14 निकाला है तो 14 से पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 होता है, नीचे हो जाएगा। क्या ये रेशियो 5 गुना दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, यानी ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, कहता है 14 वर्ष के बाद एक्स की आयु कितना हो जाएगा, 56 ईयर हो जाएगा। वाई की आयु का दोगुना हो जाएगा, वाई की आयु का दोगुना, तो 14 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा भैया, 28 हो जाएगा। तो 28 गुने 2 56 नहीं होता है, यानी दूसरा तो सही है ना, यानी केवल 2 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। भाई क्या कहता है, पहले 25% कम करते हैं, 25% वृद्धि करते हैं, क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। जब कहता है किसी संख्या को 7 से गुना किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण रूप से केवल एक अंक, यानी एक 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 ही क्या होता है, वो रिपीट होता है, एक 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 ही रिपीट होता है। तो कहता है सबसे छोटी ऐसी नंबर कौन सी हो सकती है। एक तरीका है, सब नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका भी क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा। अगर देखो मैं सबको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो अब देखिए यूनिट डिजिट तो सबका सेम आएगा ना, मैं क्या करता हूं, मैं 10th डिजिट पे मैं वर्क करता हूं। तो आप बताइए 7 तिया 21 हो जाएगा, और दूसरा डिजिट की यदि हम लोग बात करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 3 10 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 9 हो जाएगा। भैया यूनिट डिजिट उसका दोहाई का अंक भी कितना 1 1 1 1, मतलब क्या सारा अंक 1 से ही फॉर्मेशन है, तो 9 क्यों आएगा, यानी पहला तो नहीं होगा। दूसरा मैं बात करता हूं, मैं यहाँ पर क्या 23 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 23 को 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 2 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या है 83 इंटू 7 की मैं बात करता हूँ तो 7 तिया 21 8 7 56 और 2 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58, 81 आ जाएगा। ये भी नहीं संभव है। यदि मैं इसकी मैं बात करता हूँ 73 को मैं क्या करता हूँ 7 से, 7 तिया 21 7 तिया और 7 7 49 और 2 49 2 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ मैं 2 डिजिट की ही बात मैं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था 2 डिजिट की ही बात करता। यहाँ पे क्या 11 आ गया, इतना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब क्या, इतने से पता चल गया कि इस नंबर को मैं ना 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 111 दे सकता है, ठीक ना। बाकी यदि आप लोग यदि हम लोग इसको अगर दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, यानी इसको यदि हम लोग क्या, इसको हम लोग यदि हम लोग सेकंड मेथड अगर ले तो अब देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ना 2 2 4 1 5 नंबर दिया हुआ, 5 नंबर दिया हुआ तुम यहाँ पर एक अंक ज्यादा बढ़ा दीजिए, एक अंक ज्यादा बढ़ा के उतना एक ले लीजिए, 5 है तो 6 बार एक ले लीजिए, 6 बार एक हो गया, उसको 7 से डिवाइड कीजिए। अगर मैं इसको 7 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 से देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 हो गया, और बचा कितना 4, यानी 41 7 पच्चे 35 41 तो 6 6 से 61 61 7 8 56 7 8 56 61 61 से 56 चला गया, बचा 5 51 51 फिर 7 7 49 2 और 7 तिया 21, यानी देखिए कितना आ गया 15873, यानी सबसे छोटा जब मैंने नंबर लिया तो क्या ये आ गया, बस ये भी कर सकते हैं। यानी कितना जो भी इनको देखिए इसको मैं 15 7 105 पता था क्या, जो कि जो है ना जितना भी डिजिट का ये नंबर है इससे एक प्लस डिजिट ही जाएगा, तो मैंने क्या किया उससे एक ज्यादा नंबर बढ़ा के लिख डाला। यानी यहाँ पे 5 नंबर थे, 5 टर्म्स यहाँ पे आ रहे थे, मैंने क्या किया यहाँ पर 6 टर्म्स ले लिया, यानी 6 बार एक ले लिया, और उसको मैंने क्या किया 7 से डिवाइड करके देखा, आ गया, यही आंसर हो गया। 2 तरीका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी काम का क्या करता है 7/8 भाग को 21 दिन में कर लेता है, तो भैया 7/8 भाग को क्या करता है बंदे जो है वो 21 डे में कर लेते हैं, तो टोटल जो है टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में करेंगे, 7 से ये 3 बार में जाएगा और 3 8 24 डे में, यानी आफ्टर 24 डे क्या हो जाएगा, वर्क फिनिश हो जाएगा। कहता है यदि कार्य की मात्रा को 50% वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कार्य की मात्रा को 50% वृद्धि करेंगे तो समय में भी 50% की वृद्धि करना पड़ेगा। यदि हम लोग क्या करते हैं जब तक कि किसी बाहरी सोर्स का यूज नहीं करते, बाहरी सोर्स करने का मतलब जब तक किसी आदमी को नहीं डालते हैं या अपनी इफिशियंसी नहीं बढ़ाते हैं,
तो 50% बढ़ाएंगे तो इसमें भी हमको क्या 50% डे भी लगेंगे, 12 डे क्या होंगे मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे, 12 डे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कहता है क्या कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। भैया पहले वो क्या कर रहा था, 31 दिन काम किया था, 31 दिन काम किया था, 21 दिन काम किया था, यानी यहाँ पर इसको 3 दिन और काम करना था, 3 दिन और काम करना था। वो काम हुआ नहीं कि मैंने क्या बोला 12 दिन का और काम उसको डाल दिया, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। बस यही समझ लिए, बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज मैंने बताना है। तो इसे कर लीजिए 36 डे में इसको वर्क करना है, उसको उसने क्या 21 डे इस पे वर्क किया है, तो माइनस का 21 कर लीजिए, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। दोनों क्या है बराबर ही है, जो करना है कर लीजिए, आम लाइफ से इसको जोड़ लीजिए। हाँ इससे कैसे हो गया, क्वेश्चन तो और था। सारे क्वेश्चन हो गए क्या? आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक जो डीआई का क्वेश्चन था ना, तो वो बहुत ही एवरेज बेस्ड डीआई था, ठीक ना, बॉलिंग का था। तो उसमें मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं ला पाया। उसमें क्या था डायग्राम, उसमें डायग्राम क्या था एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर और क्वेश्चन है क्या। सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, जो छूट गए होंगे वो आप देख लीजिएगा। मेरी समझ से नहीं छूटा है कोई भी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बाकी यदि आप लोग को कुछ लगता है कि नहीं मैंने छोड़ दिया है, तो फिर आप ना सो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, जो कि सर आपने ये नहीं करवाया है। मैं आपको वो डीआई का जो भी क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं उसका सैंपल आपको दिखा दूंगा क्या कहता था, ठीक ना। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। और कहाँ गया, देखिए क्वेश्चन पेपर क्या, मैं प्रारूप बता देता हूँ, ठीक ना, किस टाइप से उसको सॉल्व करना है। बाकी कुछ वो नहीं था क्वेश्चन में, उसका जो डायग्राम आपको कैसे बनाना है बस वो आप समझ जाइएगा, बाकी कुछ नहीं दिया है। मेरा पेज भी नहीं ओपन हो रहा है, तो कुछ अब ज़्यादा देर हो जाता है ना, तो ये लैपटॉप भी ना तो वो कहता मुझे रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा हूँ क्योंकि खुलने में देख रहे हैं आप डमरू बन गया है। देखिए क्या था, यहाँ पे दो पारी में ना खेला गया है, ए बी सी डी दिया हुआ था। पहले पारी में रन दिया हुआ था, दूसरी पारी का रन दिया था, पहली पारी में रन और बॉल दिए हुए थे, दूसरी पारी का भी रन और बॉल दिया हुआ था। देखते हैं खुल गया क्या, देखिए कुछ इस टाइप से था, ठीक ना, कुछ इस टाइप से दिया हुआ था। 61 रन दिया हुआ था, 5 रन दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। मैं दो का ही लेता हूँ, ठीक ना, बाकी हम जो तरीका होगा 99। यहाँ पे बॉल थे, यहाँ पे रन था, फिर यहाँ पे रन था, यहाँ पर बॉल था। ये था, ये दोनों जो था वो फर्स्ट इनिंग का था, ये दोनों जो था वो सेकंड इनिंग का था। उसके बाद यहाँ पर क्या था, ये 14 हो गया और ये 76 हो गया। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर ना आपको रन को एक साथ काउंट कर लेना है। रन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे रन 85 हो जाएंगे। 85 रन ये कितने बॉल में बनाए हैं, 99 और 76, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 99 और 76 जो भी आ जाएंगे एक्सेट्रा, जो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, सबसे तेज रन इसमें जो है ना, सो रन बनाने वाला कौन सा, सबसे तेज रन बनाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप बॉल रखो ऊपर, सॉरी हाँ रन रखो ऊपर, यानी ऊपर में क्या करना है, मुझे रन लिखना है, कितने रन मारे हैं, नीचे में बॉल। और जो भैया क्या कम बॉल में ज्यादा रन बनाए होंगे, जो कम बॉल में ज्यादा रन बनाए होंगे वही हमारा आंसर। ये हालांकि ये फ्रैक्शन में आता है, लेकिन फ्रैक्शन भी आप देखिएगा, यानी फ्रैक्शन भी देखिएगा, तो फ्रैक्शन से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी इसको क्या आप कंपेयर कर सकते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखें कि मेरा जो है गला थोड़ा सा खराब है, तो इसी कारण मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार खांसी करना सही नहीं लगता है।
तो इसी के लिए तो आज के लिए इतना ही, और सबको हैप्पी नवरात्र, हैप्पी दुर्गा पूजा मेरी तरफ से। तो चलिए, तो क्या हुआ जो हमारा जो पिछला जो स्लाइड था ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो गए थे। यानी एक जो पूरे जो एक पेपर पे जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन का जो पूरा स्लाइड था वो स्लाइड ही मिस हो गया। तो फिर से ये वीडियो मैंने शूट किया है, शूट करके और उसी वीडियो में मैं मर्ज करके और जस्ट अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छूट गए थे, इसी कारण मुझे फिर से करने पड़े, क्योंकि अगर कुछ ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन रहे तो चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना। क्या कहता है, 1 ग्राम में आधे ग्राम वासी के अपने घर हैं। यानी हम बोल सकते हैं 50% को, आधा मतलब क्या, 50%, 50% तो क्या है, उसको अपना घर है, अपना हाउस है, ठीक है ना, अपना हाउस है, अपना हाउस है। कहता है 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते। 1/5 मतलब क्या, 20%। 20% ग्रामवासी क्या है, धान की खेती करते हैं। चलो भाई बढ़िया बात है, धान की खेती करते हैं। कहता है 1/3 ग्रामवासी साक्षर हैं, मतलब 33% जो विलेजर्स हैं वो क्या है, पढ़े हुए हैं, लिटरेट हैं, ठीक ना। कहता 4/5 ग्रामवासियों की आयु जो है 25 वर्ष से कम है। 4/5 कहने का मतलब कितना, 4/5 कहने का मतलब 80% ग्रामवासी जो है, 80% ग्रामवासी जो है वो क्या है, वो 25 वर्ष से कम एज के हैं। 25 वर्ष से क्या है, कम एज के हैं। तो इसका मतलब क्या, हम ये भी बोल सकते हैं 20% ग्रामवासी जो होंगे वो क्या होंगे, 25 से ज्यादा के होंगे, 25 से ज्यादा होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो कथन में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही, कहता है ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपने घर हैं। कहता है जिनको अपना घर है, अपना घर कितना है, 50%। कहता है वो क्या है, साक्षर है। भैया सारे कैसे साक्षर हो जाएंगे, साक्षर लिटरेसी कितनी है, टोटल 33% या 50% कैसे साक्षर हो जाएंगे। यानी पहला जो है वो तो मेरा सही नहीं होगा ना, पहला जो हमारा वो सही नहीं होगा। फिर अब क्या कहता है, अब कहता है 25 वर्ष से कम आयु वाले ग्रामवासी, 25 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं, 20% है ग्रामवासी साक्षर हैं, देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ क्या कहता है 33% अगर मेरा वो है, क्या कहते हैं, लिटरेसी है, तो 25%, 25 वर्ष से ज्यादा वाला कितने, 20% है। सारे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। कहता है केवल आधे ग्रामवासी साक्षर। भैया आधे ग्रामवासी मतलब क्या, 25%, 25% साक्षर है जो धान की खेती करते हैं। भैया धान की खेती करते हैं, 20% ही कैसे हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा ना। उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है। 25 वर्ष से कम वाले, 25 वर्ष से कम वाले कितने हैं भैया, 80% है। 80% के पास घर नहीं है। अच्छा, जब 50% के पास घर हो सकता है, जब 50% के पास घर हो सकता है, तो 80% के पास घर कैसे नहीं हो सकता। तो बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होना चाहिए, 25 वर्ष से कम आयु वाले ग्रामवासी साक्षर हैं। जरूर है, 25 वर्ष से कम वाले कितने हैं, 20% साक्षर हो सकते हैं, ठीक ना। यानी मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। अब देखिए उस क्वेश्चन को क्या वो कमीशन क्या मानती है, यूपीएससी क्या देती है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। था ए पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स एक्स। यानी एक पर्सन जो है, कौन सा है पर्सन जो है, एक्स है, वो क्या कहता है, अपने दोस्त को कहता है, क्या कहता है, अपने दोस्त को कहता है, एक्स को कहता है, यानी एक है एक्स है, एक वाई होगा, ए पर्सन पी आस्क, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर कोई पी होगा। अच्छा, पी के पास क्या है, एक है एक्स वाई और जेड है, ठीक ना। यहाँ पर जेड की भी चर्चा कर दी है, एक्स वाई एंड जेड चर्चा कर दी है। क्या कहता है, वो पूछता है एक्स से कि तुम्हारे पास कितने मनी है। तो एक्स कहता है कि क्या कहता है, इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज, यानी वाई क्या करे, 40 रुपीज दे दे, मतलब क्या वाई को 40 रुपए कम हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स को 40 ज्यादा हो जाएगा ना, एक्स को 40 ज्यादा हो जाएगा, एक्स को 40 ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, वाई विल बी हाफ, देन वाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, किसका, जेड का।
अच्छा जेड का आधा हो जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका दोगुना, इसका दोगुना जेड के पास होगा, इसका दोगुना मतलब क्या, हम बोल सकते हैं 2 × y माइनस का 40, यही हो जाएगा, इसका दोगुना ये हो जाएगा। सही है। अब क्या कहता है, बट इफ जेड गिव्स मी 40, अब क्या कहता है यदि जेड मुझे क्या कर दे, 40 दे दे, जेड 40 दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 40 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, जेड के पास पहले कितना था, क्योंकि इनिशियली की बात कर रहा है ना, इसके पास 40 कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, जेड ने क्या किया, उसको 40 दे दिया। देन 3 ऑफ अस विल बी इक्वल अमाउंट, तो क्या होता है, हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट हो जाते हैं, यानी y के पास तो y ही होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या, z-40 लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू z-40, z है कितना, z जो है वो इसी के बराबर है, यानी 2y माइनस का 80 बोल सकते हैं। और ये कर देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू, यानी ये सारे क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे 2y माइनस का 80 और 2y माइनस का 80, और इसमें से फिर माइनस में 40 कर लो, यही इसके बराबर हो जाएंगे। अब दो को मैं बराबर कर देता हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इरेज भी कर देता हूँ। एक बार फॉलो टूट जाती है ना, तो इसलिए ये सब पीपीटी वगैरह मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैंने नहीं किया। देखिए अब यहाँ से मैंने क्या किया, तीनों किसी को मैं बराबर कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या, ये y तो इसी के बराबर हो गया क्या, 2y माइनस का 120, 2y माइनस का 120। तो यहाँ से यदि हम लोग y की बात करें, यहाँ से हम लोग y की बात करें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी x y एंड z है, तो x y और z के पास टोटल कितने अमाउंट है। अच्छा देखिए, क्या ग्रुप में ही, एक ही ग्रुप में रुपए का आदान प्रदान हो रहा है, इंटरचेंज तो सेम ग्रुप में हो रहा है, जब भी सेम ग्रुप में इंटरचेंज हो रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर इस टर्म को सिर्फ आप लोग यदि ध्यान दीजिएगा तो यहीं पर मेरा आंसर आ गया, सिर्फ इस टर्म को आप यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये तीनों टर्म क्या है, आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो ये होगा वही वैल्यू ये होगा, वही वैल्यू ये होगा। तो क्या मुझे फिर से बैक जाके सबको निकालने की जरूरत है, नहीं निकालने की जरूरत है ना। पूछा क्या, तीनों के पास कितने हैं, तो इसी को मैं 3 गुना कर दूं, इसको मैं 3 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 360 नहीं हो जाएगा, 360 रुपीज हो जाएंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पे y के जगह पे हमने क्या किया, y के जगह पे 120 रखिए, यहाँ पे क्या हो गया 120। अब ये माइनस किया था, यानी क्या होगा, ये इसको दिया है, यानी यहाँ पे 120 ये दे दिया है, तो ये क्या हो गया, आपस में ये तीनों भी तो बराबर है ना। तो यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू सारे पुट करके फिर से आ जाएंगे। तो उतने करने की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे फिर क्या कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए, फिर x का वैल्यू निकालिए, इतने भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। और यहीं पे यदि हम लोग फिर से यदि हम लोग z की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी दो को इक्वेट कर देंगे तो वहां से z का भी वैल्यू आ जाएगा, तो 200 हो गया, बाकी वो -40 है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मुझे पता है z का वैल्यू, यानी यहाँ से इस दोनों से यदि हम लोग z की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू z माइनस का 40 है ना, तो z का वैल्यू तो 120 आ गया, तो y का वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इतना करने की ना कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे समझ से, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, बस मैं डायरेक्ट मैं यहीं से मैं इसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन, कहता है अंक के रूप में 2 2 3 3 3 का प्रयोग करते हुए क्या 3000 से बड़ी संख्या, 3000 से बड़ी संख्या मतलब क्या, ये बात तो श्योर है, जो स्टार्टिंग में जो नंबर होगा मेरा वो 3 होगा, यानी ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। और 3000 से बड़ी नंबर, तो यहाँ पर भी अब कितने, 1 2 4 आएंगे, 4 आएंगे। अब यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कितने, 4 नंबर है हमारे पास, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन भी है, 2 बार रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, तो यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 और 4 तो 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुने
3 गुने 2 गुने 1 डिवाइडेड बाय, इसको तो क्या 2 गुने 2 ही लिखेंगे ना, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये तो नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। जो रिपीट कर रहा है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करके उसमें को फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये तो फिक्स ही हो गया था, ये तो हमारे पास क्या था, फिक्स था, ये तो हमारे पास क्या था, फिक्स था। बाकी ये 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है एक के साथ यानी शतरंज बोर्ड पर क्या कहता है, सीधे पथ की लंबाई में विकर्ण पर क्या कहते हैं, 6 क्रमागत वर्ग को कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है जो 6 ना क्रमागत होना चाहिए, यानी कुछ चेस बोर्ड इस प्रकार का होता है। चेस बोर्ड में कितने होते हैं, 8 का होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कहीं पे यहाँ पे मैं 8 कर दिया। इधर भी ऐसे ही जाएंगे, इधर भी ऐसे ही जाएंगे, इधर भी ऐसे ही 8 जाएंगे, ठीक ना। और डायगोनल क्या होगा, ऐसे करके डायगोनल होगा, एक डायगोनल ऐसे होगा, ठीक ना, ये होगा। जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होगा, ठीक ना। बाकी मैंने ये नहीं किया कि यहाँ पे कितने और होंगे क्या होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात है। बाकी ये समझने की वाली बात थी, ठीक ना। अब क्या कहता है, 6 क्रमागत को लेना है डायगोनल पे, तो डायगोनल पे पता है कि जाके एक ऐसे करके जाएगा, दूसरा 2 वाले आएगा ऐसे करके, एक फिर ऐसे आएगा। यानी यदि हम लोग यहाँ पर नंबरिंग की बात करेंगे टोटल, यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग की डायगोनल पे हम लोग नंबरिंग की बात करें, डायगोनल पे हम लोग यदि नंबरिंग की बात करें, यानी ऐसे डायगोनल होगा, तो डायगोनल पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे करके कितने टोटल 8 होंगे। यानी यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब क्या कहता है, क्रमागत रूप से 6 को लेना है, 6 का बंडल बनाना है। तो 6 का बंडल बनाना है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 6 का बंडल बनाते हैं, थोड़ा सा मैं पतला पतला ले रहा हूँ, यहाँ से तो एक से यहाँ ऐसे करके बंडल बनेगा। दूसरा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, 6 का बंडल बनाना है, तो दूसरा जो है वो ऐसे करके बंडल बनेगा, 2 बंडल बना। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये येलो कलर का ले लेता हूं। यदि अब देखिए यहाँ पर जो देखिए तीसरा बंडल ऐसे बनेगा। आई टोटल कितने 3 बंडल एक डायगोनल पर बन सकते हैं, है ना। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि क्यों बोला है, 6 को हमको क्रमागत रूप से लेना है, 6 को क्रमागत रूप से लेना है। तो 3 इस डायगोनल पे बनेगा और 3 इस डायगोनल पे बनेगा, तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर, कितने टोटल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो इसका 6 हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, 3 बिंदु पी क्यू तथा आर एक सरल रेखा पर हैं। इस प्रकार स्थिति की पी क्यू से क्यू आर का जो अनुपात है वो 3:5 है। और कहता है यदि पी क्यू और पी आर के संभव मान की संख्या n है तो n का मान क्या होगा। मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, ठीक ना। चलिए लाइन है, यहाँ पर मान लेते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग यदि मान ले p है, यहाँ पर यदि हम लोग मान ले p है, और यहाँ पर क्या मान ले, एक्सट्रीम पॉइंट आप मान लिया। अब क्या कहता है पी क्यू और क्यू आर, यानी यहाँ पर मैं यदि क्यू बोलूँ, यहाँ पर मैं क्यू बोलूँ, तो यहाँ से पी से क्यू 3 होगा और क्यू से आर कितना होगा, क्यू से आर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक ना। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक। उसके बाद कहता है यदि पी क्यू और आर क्यू के संभव मान पूछ रहा है, क्या अब ऐसे भी नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो यहाँ पर मैं बोल दूं P और यहाँ पर R, यहाँ पर Q, ऐसे भी तो हो सकता है। अब देखिए P से Q, यहाँ से P से Q 3, नहीं ये नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, P को और Q को सिर्फ मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, Q कर देता हूँ, यहाँ पर मैं P कर देता हूँ। क्या देखिए ये संभव हो सकता है। यहाँ देखिए P से Q 3 और Q से R ये नहीं जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे P को यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी अब P जो यहाँ पर आएगा, अब R यहाँ पे जाएगा, यानी QR वाला ज्यादा होना चाहिए था। बस ऐसे ही करके चेक करना पड़ेगा। अब देखिए P से Q यहाँ पर 3 हो गया, और P से R, Q से R यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी टोटल लेंथ कितना हो गया, ये टोटल लेंथ 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 3/2। यानी अब यहाँ से PQ अपॉन
क्यू आर का जो वैल्यू देखे वो भी आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हमने देखे तो क्या इसका दो वे से हम इस टाइप के वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक ना, टू वे से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि इस प्रकार के दो एन के मान संभव हैं। दो ही वे से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, पहला और दूसरा, दो ही कंडीशन बनेंगे इसमें। अब देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स, यानी क्लास ए है और क्लास बी है। क्या बोला, इसमें 25 बच्चे हैं और इसमें कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। उसके बाद कहता है इन ए क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21, यानी इसका हाईएस्ट स्कोर जो मैक्सिमम की यदि हम लोग बात करें तो कितना है 21, और हम लोग यदि मिनिमम की बात करें, मैक्स की बात करें 21, मिन की बात करें तो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है इन क्लास बी द हाईएस्ट इज 30, यानी इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है कितना है 30 है, और इसका जो लोअर स्कोर यानी मिनिमम स्कोर कितना है 20 है। यानी ये तो क्लास में बच्चों की संख्या है ना, और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक ना। एंड द लोएस्ट स्कोर इज 20। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, यानी अब क्या करते हैं हम 4 बच्चे को ना ए से बी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 4 बच्चे को हम लोग क्या किए, ए से बी की तरफ शिफ्ट कर दिए। 4 बच्चे इधर आ गए, 4 इधर आ जाएंगे, 4 को मैंने क्या किया इधर शिफ्ट कर दिया। तो फिर क्या कहता है ए टू बी, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है द एवरेज स्क्वायर ऑफ बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीजेस, कहता है बी का जो एवरेज स्कोर है वो डेफिनेटली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी घटेगा। क्या देखते हैं, मैं कहता हूं मैं ऐसा कर लेता हूं ना कि चारों के चारों बंदे जो होंगे ना, चारों के चारों बंदे यदि मैक्सिमम वाले ही चले जाए, चारों के चारों बंदे यदि मैक्सिमम वाले इसके पास चले जाएंगे तो भी ये कितने लेके आएंगे, ये तो 21 ही लेके आएंगे ना, 21 ही लेके आएंगे। तो बताइए क्या इसका एवरेज स्कोर जिसका घटे, क्योंकि यहाँ पर ये 22 है, यहाँ पर ये 22 है, तो 22 से एक बात जान लीजिए, कभी भी एवरेज में एवरेज से छोटा वाला नंबर है यदि लेके आएगा ना तो एवरेज को वो डिक्रीज कर देगा, एवरेज को क्या करेगा वो डिक्रीज कर देगा। तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू से कम आ रहा है ना, यानी ये डिफिनिट रूप से क्या करेगा, एवरेज को डिक्रीज कर देगा, एवरेज को क्या करेगा या डिक्रीज कर देगा। यानी पहला तो ऑप्शन मेरा जो है वो सही हो गया, ठीक ना। अब दूसरा क्या कहता है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीजेज, अब क्या कहता है एवरेज क्लास ए का एवरेज जो है क्या वो बढ़ जाएगा। एक बात मैं कहता हूं, बढ़ेगा या घटेगा ये तो बात की बात है। एक बात बताइए, मैं कहता हूं यदि सारे के सारे तेजा बच्चे ही चले जाएंगे, यानी सारे के सारे अच्छे बच्चे चले जाएंगे दूसरे क्लास में, तब उसका एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एवरेज क्या होगा क्लास का, घट जाएगा। दूसरा मैं कहता हूं कि सारे के सारे भोथर बच्चे यानी सारे के सारे कमजोर बच्चे के दूसरे क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास में अच्छे बच्चे बचेंगे तो उनका एवरेज स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा, उनका एवरेज स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर तो दो कंडीशन होंगे, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इंक्रीजेस भी कर सकते हैं, डिक्रीजेस भी कर सकते हैं। इंक्रीजेस कब होगा, जब जो मिनिमम स्कोर वाले बच्चे चले जाएं और हाँ मिनिमम स्कोर वाले चले जाए, और घटेगा कब, जब क्या हायर स्कोर वाले बच्चे चले जाए। हायर स्कोर वाले बच्चे अगर छोड़ के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्कोर हमारा घट जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या ये होगा। दूसरे कंडीशन में हम लोग ये फाइनली ये नहीं कह सकते, डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं कि हाँ भाई ये होगा ही नहीं, ठीक ना। क्या कहता है इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 in how many integers is the sum of the digit 10। क्या कहा गया ना कि 700 से 1000 के बीच में, तो भैया 700 से 1000 के बीच में यानी 700 वाला नंबर आएगा होगा, फिर 800 वाला आया होगा, फिर क्या 900 वाला आया होगा, यही ना। अब देखिए क्या कहता है ना, जो कि क्या करना है कि इसको ऐसा लिखा गया, तो कहता है ऐसे कितने पॉसिबल नंबर हैं जिनके डिजिट का सम कितना हो जाए, जिनके डिजिट का सम है वो हमें 10 हो जाए। तो मैं कहता हूँ यदि इसमें मैं इसका एक जो मैं कहता हूँ यहाँ पे 10th पैलेस होगा, एक यूनिट पैलेस होगा। मैं कहता हूँ यदि मैं 10th पैलेस को 2 ले लूँ तो यानी 7 2 और तो क्या एक 1 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डिजिट तो 7 है, तो बाकी का यहाँ पर का जो भी डिजिट होगा, जैसे हम बोलता हूँ ए बी और सी है, ए का वैल्यू यहाँ पर 7 हो गया, तो बी और सी का वैल्यू, बी प्लस सी का वैल्यू, बी और प्लस जो है सी प्लस सी का वैल्यू कितना 3 हो सकता है।
या तो बी को 2 ले ले तो क्या सी को 1 लेना पड़ेगा, या फिर हम लोग क्या करें सी को ये ले ले तो इसको क्या करना पड़ेगा सॉरी बी को यदि हम लोग 1 ले ले तो इसको क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर हम लोग इसको 0 ले लें तो इसको 3, इसको 3 ले ले तो इसको क्या 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया, यानी यहां से देखें तो टोटल कितने नंबर 1 2 3 और 4, यानी ये वाले में टोटल मेरे को ऐसे कितने नंबर आ गए 4 नंबर आ गए, ये वाले टर्म में कितने नंबर आ गए 4 नंबर आ गए। इस वाले टर्म में मुझे कितने नंबर आएंगे इस टाइप के नंबर्स में, तो बताइए। अब यहाँ पर ये 800 आ गया है तो यहाँ पर बी और सी का वैल्यू कितना, यानी अब यहाँ पर जो ए का जो वैल्यू है वो फिक्स होगा कितना, यानी यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 8 हो गया। तो अब भाई बी प्लस सी का वैल्यू कितना 2 होना पड़ेगा, बी प्लस सी का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, यानी हो सकता है कि बी और सी दोनों एक एक हो जाए, या तो ये हो सकता है कि एक 0 हो जाए एक 2 हो जाए, या तो ये हो सकता है एक 2 हो जाए 0 हो जाए, यानी क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन वगैरह कुछ ऐसा बोला नहीं कि नंबर को इंटरचेंज इस टाइप का कुछ बोला नहीं। तो यहाँ से कितने नंबर हो गए 3 हो गए, यानी यहाँ से कितने नंबर हो गए 3 नंबर बन गए। अब देखिए चौथा 900 से कितना 999 सॉरी 1000 तक में, 1000 तक में कितना डिजिट 10 होना है, तो 9 तो ये ऑलरेडी है, यानी मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए। यानी यहाँ पर यदि हम लोग इस केस में बात करें तो ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ए का जो वैल्यू है वो हो गया है 9, तो बी प्लस सी बराबर कितना होना है 1 होना है, या तो बी हो जाए 1 या तो सी हो जाए 0, यही दोनों में से क्या कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ से हमारे को कितने, यहाँ से हमारे को 2 वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल कितने 4 3 7 2 9 हो गए, ठीक ना 4 3 7 2 9, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए मैं इसको एक बार और बहुत अच्छे से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर होगा ए होगा बी होगा सी फॉर्मेट में नंबर होंगे, यानी एक बार हमने ए को मान लिया कितना 7, एक बार मैंने ए को मान लिया कितना, एक बार ए को मान लिया 8, एक बार ए को मान लिया मैंने कितना 9 मान लिया। तो अब बताए यहाँ पर बी और सी के लिए वैल्यू कितना, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर 3 होना पड़ेगा, तभी 10 हो सकता है। यहाँ पर बी प्लस सी का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर 2 होना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हमारे को यहाँ पर बी प्लस सी ना, बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना 1 हो सकता है। अब बताइए 3 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 3 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 3 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं क्या। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0 2 लिख सकते हैं, 2 0 लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 0 1 लिख सकते हैं और 1 0 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से 3 बन गया, और यहाँ से कितने 4 नंबर बन गए, 4 3 7 2 9 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए जो भी था क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया। तो अब एक भी नहीं बचा है, क्योंकि क्वेश्चन इतनी जल्दी तो हम टाइप नहीं करवा सकते थे, तो मैंने क्या किया पिक करवा के और आपको यहाँ पर दे दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी।